चलिए एक बार साउंड चेक कर लीजिएगा, कोई आ रहा है कि जा रहा है। हेडिंग डालिए क्वालिटी ट्रिक्स। मज़ा आएगा आज, बिल्कुल ज़बरदस्त। ठीक है, क्वालिटी ट्रिक्स। सिटीजनशिप हो गया। हाँ, सिटीजनशिप हो गया है, उसको रीड कर लीजिएगा पूरा। ठीक है, और देखिए जब भी मैंने ऑलरेडी बोला है कि एक कॉपी रखना है डाउट के लिए। जहाँ जहाँ आपको उसमें वर्ड्स या कुछ भी डाउट लगे उस कॉपी में लिखते चले जाइएगा। सुन पा रहे हैं? उसका एक फ़ायदा होगा आपको। साउंड है ठीक? तो उसमें सबसे पहले फ़ायदा ये होगा आपको कि जब दोबारा देखोगे ना, देखो जब प्रॉब्लम्स होते हैं और प्रॉब्लम्स का जब समाधान हो जाता है तो बाद में जब आप देखते हो ना तब लगता है अरे मैंने ये किया, अरे मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ये सीखा। मेरी बात समझ में आ रही? इसलिए एक कॉपी लेके रख लीजिएगा डाउट वाला। और अभी चूंकि नया साल आने वाला है तो आप ये कोशिश करिएगा कि ठाकुर प्रसाद की डायरी ले लें, 40-50 रुपये में मिलेगा, बेस्ट वही रहेगा। आप उसमें आराम से डाउट ले। सुन रहे हो? सुस्त काहे रहते हैं आप लोग? ठंड में सुस्त हैं कि मतलब ऐसे ही सुस्त हैं? ब्रेकअप हो गया नहीं ना? ऐसा अगर कुछ हो गया है तो दिल जो भी टूटा उटा है चिंता नहीं करने का, जो टूट गया वो टूट गया, उससे और बेहतर आगे मिलेगा। समझ में आ रहा है? चिंता नहीं करना। क्या बोले कि सर तू नहीं तो कोई और सही समझ? तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, दुनिया में लाखों हैं हंसी, एक तू ही तो शर्म नहीं। समझ में आया? तो सिंपल सा लॉजिक है, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, चिंता नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हाँ मतलब पढ़े हुए हैं, अरे जो आपका इज्जत नहीं कर पा रहा है, जो रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहा है, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। पढ़ लीजिएगा, सब रिस्पेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। एक अभिषेक कुमार IAS ऑफिसर हैं, ठीक है, बहुत अच्छे IAS ऑफिसर हैं वो। मतलब वो बेचारे, उनकी हालत ऐसी थी कि मतलब वो मरे हुए थे, लेकिन जैसे तैसे वो निकल के बने जब IAS तो उसके बाद तो हर कोई क्या अपने अपने फेस से निकल लेता है। बहरहाल अलर्ट आप लोगों का तो सीन नहीं हुआ है मुझे पता है, लेकिन फिर भी अब लिखे। और एक पहले कुछ बातें मैंने बताया था, पॉलिटी का नोट्स लाए हैं आप लोग? कितने लोग लाए हैं पॉलिटी वाला नोट्स? जो लोग नहीं लाए हैं तो मैं ये समझूं कि मतलब वो लोग लिख लिए हैं, या मैं ये समझूं कि वो लोग नहीं लिखे हैं? लिख लिए हैं। अच्छा ठीक है, तो आपको नेक्स्ट क्लास में पूरा दिखा दीजिएगा सिटीजनशिप वाला। जो पॉइंट्स लक्ष्मीकांत में अच्छा लगे, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे पढ़ाने के बाद जो पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ उसमें से कुछ पॉइंट्स अच्छा लगे उसको चेप दीजिए। यही तरीका है। इसलिए मैं बार बार दोनों जगह पे बोल रहा हूँ कि कॉपी में दोनों जगह स्पेस छोड़ कर रखिएगा, दोनों तरफ से, इसी वजह से, ताकि वो अपडेट होता जाए। और उसके बाद जब आप तीसरी बार नोट्स बनाएंगे तो तीसरी बार में बस एक एक पेज, 10 पेज का आधा पेज में हो जाएगा। सुन रहे हो? तो तरीका यही होता है कि पहले पढ़ के नोट्स बनाइए। कुछ लोग क्या करते हैं, एक ही बार पढ़े नोट्स बनाना शुरू किए। तो लक्ष्मीकांत में 800 पन्ने का था, ये अपने 1000 पन्ने का बना लिए। शॉर्ट कब होता है? जब कम पढ़ोगे तब, कि ज्यादा पढ़ोगे तब? ज्यादा पढ़ोगे तब। 20 बार कोई चीज रिवाइज हो चुका है तो कम कम लिख के अपना नोट्स बना लोगे। पहले ही नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं, लाल पीला हरा नीला, एकदम रंगारंग का आज काम चल रहा है। तो जो टेक्निक बताने वाला हूं, एक टेक्निक है, वो लिखो फिर आगे बढ़ेंगे। देखो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय अप्रॉक्स कहा यह जाता था, कहा गया ये, कि सर देखो जैसे किताब में होते हैं ना पार्ट्स, भाग होता है। जैसे अगर यही किताब है तो बोला भाग 1, भाग 2, भाग 3। अब उसी तरीके से पार्ट्स के अलावा दूसरा चीज होगा शेड्यूल्स, जिसको सूची भी बोलते हैं लोग। समवर्ती सूची नहीं, सूची। और शेड्यूल्स के बाद होता है आर्टिकल्स। मैंने आपको बोला था संविधान में जो भी प्रावधान लिखे गए हैं उसको आर्टिकल के नाम से लिखा गया है, बाकी और जो भी चीज लिखे गए हैं वहां पर लॉज के नाम से लिखे गए हैं। तो जब जब हम आर्टिकल्स की बात करते हैं, अनुच्छेद की बात करेंगे, तो मीनिंग कहाँ का है? कॉन्स्टिट्यूशन में। तो संविधान जब बना तो उस समय कुछ अनुच्छेद जो बोले गए, आर्टिकल्स उस समय 395 बोले गए, पार्ट्स बोले गए कि 22 हैं, और शेड्यूल्स जो था उस समय 8 था, लेकिन आगे चलकर शेड्यूल्स अभी के प्रेजेंट में हो गया है 12। तो उस समय भले 8 था बट अब नाउ कितना हो गया है? 12। शेड्यूल्स बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, क्या पड़ी, समझ लेना। मैं एक बताता रहा हूँ, ये सबसे वीडियो जो है और ये जो क्लास है सबसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज लिखवाऊंगा आपको एक एक सेंटेंस से सारा कुछ पता चल जाएगा, पूरा आर्टिकल क्या है। आपको ये भी पता चल जाएगा कि सर कौन सा चीज कहां से लिया गया है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि DPSP कहां से लिया गया है, इलेक्शन का प्रोसेस कहां से लिया गया है, छोटे छोटे एग्जाम्स में और पूछ लिए जाते हैं। वो एक एक सेंटेंस में सबका सब कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए ध्यान से समझ लेना।
तो पहले अगर समझने के लिए रेडी हो तो जोर से बोलो यस और नो। जोर से यस और नो। ये सब आते हैं ना तो पता नहीं मनहूसियत क्यों मुझे लगने लगता है कि सब मनहूसियत लेके आ रहा है। यहाँ पे आके मैं बैटरी चार्ज करता हूँ, घर से आता है जाना है पढ़ने। अब अरे ऐसे की बात हो भाई, मतलब जाना है यार। चलो तो पहले हम डिस्कशन करेंगे शेड्यूल्स को, उसका टेक्निक बताएंगे, और उसके बाद फिर डिस्कशन करेंगे आर्टिकल्स और पार्ट्स एक ही साथ। काम अपना आसान हो जाएगा। तो रेडी हैं आप लोग? ठीक। याद रखना एक और बात, पहले आर्टिकल्स ही था। जब आर्टिकल्स में कोई चीज़ नहीं अटा, एडजस्ट नहीं हुआ, लगा कि बहुत दिक्कत हो जाएगा, तो शेड्यूल्स बना दिया गया। जैसे कि प्रियम्बल था ना, तो प्रियम्बल जिनको पढ़ाया था ठीक है, जिनको नहीं पता था, प्रियम्बल बनाने से पहले सब नौटंकी हो गया था। प्रियम्बल का कोई लॉजिक ही नहीं था। लास्ट में क्या बोले नेहरू जी, अरे इतना मेहनत किए हैं, स्ट्रगल किए हैं, हमारा भी तो नाम आना चाहिए। तो नाम आने के लिए क्या किया, ठूस दिया गया एक तरह से, क्या, प्रियम्बल। तो प्रियम्बल एक्चुअली बना दिया गया, लेकिन सर उसका कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया गया। सेम वैसे ही शेड्यूल्स भी एक रास्ता निकाला गया। तो शेड्यूल्स अभी के प्रेजेंट में टोटल कितना है, 12। इसका टेक्निक देख लीजिए, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, पुराने पीएम का आंसू, बस इतना दिमाग में रखना है, पुराने प्रधानमंत्री का आंसू, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, पुराने प्रधानमंत्री का आंसू। बेचारे हार गए तो आंसू निकलेगा ही। और टोटल कैलकुलेट करिए इसके शब्द, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, TEARS, टीयर्स, OFOLD PM, ऐसे लिखिएगा। टोटल कितना हो रहा है, 5 5 10 और 2 12, ऐसे लिखिए। उसके बाद सबका मीनिंग बताएंगे, तब उसके बाद डिस्क्राइब करेंगे। ग्रुप में एक पता नहीं एक गया होगा, मैंने अभी PDF एक भेजा है, एक छोटा एक पेज होगा, है ना। ध्यान से समझिएगा, अभी उस पेज को अभी मत देखिएगा, मतलब वो देखना है, अभी नहीं देखना है, उसको बाद में। पहले समझ लीजिएगा तो आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर थोड़ा टफ हो जाएगा। तो क्या लिखा है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ऐसे याद रखना, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ऐसे याद रखने का फायदा क्या है, 5 और 5 6 और 2 12, 5 5 10 और 2 कितने हो गए, 12। ठीक है, तो कहने का सिंपल लॉजिक है, टी से, ई से, ए से, आर से समझ लेंगे क्या क्या है। ठीक है जी, तो मैं इसको मिटा देता हूं बीच में से। यहां पे ऑलरेडी एक शब्द लिखा हुआ है ही है, देखो मजा आएगा। तो टी फॉर टेरिटरी, और टेरिटरी मतलब होता है क्या, क्षेत्र, एरिया। ध्यान रखिएगा, तो टेरिटरी मतलब क्या हो गया, क्षेत्र। और उसके बाद ई, मतलब कि शेड्यूल 1 में सिर्फ क्षेत्र का डिस्कशन होगा कि कौन सा क्षेत्र ऐड हुआ है, कौन सा क्षेत्र इंडिया दे दिया है, नया सिक्किम राज्य बना है तो कितने क्षेत्र आए हैं, कितने क्षेत्र गए हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अधिकतर बच्चे मोतिहारी में मान लिए कि सब लोग क्लास बंद हो गया है, तो समझ रहे हो, इसीलिए ध्यान से समझ लेना। सब छुट्टी हो गया, 25 से लेकर 4 तक छुट्टी है, गजब हाल है यार। ठीक है, टेरिटरी मतलब क्या, क्षेत्र, सुन रहे हैं। दूसरा ई मतलब होता है, इसमें लिख भी लेना क्षेत्र, वो सब आपकी जिम्मेदारी है। जहां शब्द समझ में नहीं है, डिक्शनरी नाम का एक चीज होता है, एज कर लेना है। इमोलुमेंट्स, ई फॉर इमोलुमेंट्स, बस आराम आराम से चीजों को समझना, मजा आएगा तब। इमोलुमेंट्स मतलब होता है सैलरी, मतलब जितने भी ऑफिशियल्स लोग हैं जिनकी सैलरी आपको देनी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि प्रेसिडेंट की क्या सैलरी होगी। ठीक है, तो प्रेसिडेंट की क्या सैलरी होगी, ये सब सैलरी प्रेसिडेंट का, और जितने भी बड़े बड़े सीएजी, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन लोगों की क्या सैलरी होगी, सारा डिस्कशन शेड्यूल 1 में होगा कि शेड्यूल 2 में, शेड्यूल 2 में कि 1 में, शेड्यूल 2 में। तो सर टी फॉर टेरिटरी ये हुआ शेड्यूल 1। जरा रिस्पॉन्ड करते रहो तेजी में, नहीं आने का मन होगा ना, जब मत आना, कि जब आना तो पूरा आना। समझ में आ रहा है?
नहीं तो नहीं आने का मन होगा आराम से रुक जाना, कोई दिक्कत नहीं है, घर पे आराम करो, लेकिन जब आ गए हो तो पूरा एनर्जी के साथ पढ़ के जाना, ठीक है जी। तो शेड्यूल 1, तो टी फॉर टेरिटरी, और टेरिटरी में क्षेत्र के बारे में सारा डिस्कशन होगा कि सर गोवा को बनाए हैं तो गोवा को क्या, कितना एरिया आया, कितना गया, क्या गया, सब शेड्यूल 1। शेड्यूल 2, ई फॉर इमोल्यूमेंट, सैलरी प्रेसिडेंट को देना है तो कितना देना है, क्या देना है, नहीं देना है, सारा कुछ कौन डिस्कशन होगा, शेड्यूल 2। अब आते हैं शेड्यूल 3, एफर्मेशन, एफर्मेशन एंड ओथ, जो शपथ ग्रहण होता है ना कि कौन किसको शपथ दिलाएगा, कौन किसको शपथ नहीं दिलाएगा, ये सारा डिस्कशन शेड्यूल 3 में लिखा गया है कि अगर राष्ट्रपति है तो किसको किसको शपथ दिलाएगा, अगर वो प्रधानमंत्री है किसको दिलाएगा। तो ए फॉर एफर्मेशन या ओथ, OATH, ओथ का मीनिंग होता है शपथ। और याद रख लेना, आज ही बार बता रहा हूं ये, इसीलिए ध्यान से पढ़ने लेना चाहिए। ये मैं बताऊं, अगर आपको एक शब्द में बोलूं ऑन कैमरा, लाइफ बदल जाएगी सिर्फ आज का टेक्निक से। जीवन का पूरा शेड्यूल्स और आर्टिकल्स 395 हो, चाहे 400 हो, चाहे 1000 हो, आप एक सेंटेंस में पूरा याद रख लोगे, मेरी गारंटी है। इसीलिए ध्यान से लिख लेना और अपने कमरे के बाहर चिपका लेना। मैं यूजुअली ये लास्ट में बताता हूं, लेकिन आप लोगों को पहले इसलिए बता दे रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए पहले यहीं पे, ठीक है जी। सुन रहे हैं? तो टी फॉर टेरिटरी, रिपीट करना, मुंह में दही जमा है कि क्या बर्फ जमा है, दही फिर भी बोल लेना, समझ रहे? नहीं तो दही मही में बदलने में टाइम नहीं लगेगा, समझते ना। उसके बाद जानते हैं ना कि दही को मम्मी लोग मही कैसे कन्वर्ट करता है, ये होता है ये रही, वही वाला काम शुरू हो जाएगा। इसीलिए बोलते रहिएगा, एनर्जेटिक रहिएगा, कूदते रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, तब मजा है। नहीं तो आ गए यहाँ पे बैठ गए, अब आप पढ़ाइए, हमारा मुंडी ऐसे रहेगा। चलिए जी, तो इमोल्यूमेंट्स, ए फॉर एफर्मेशन, एफर्मेशन मतलब है ओथ, शपथ, कौन किसको शपथ दिलाएगा नहीं दिलाएगा, ये सारा डिस्कशन शेड्यूल 2 में हुआ है, शेड्यूल 3 में, ठीक है। आगे अब आना आर फॉर राज्यसभा। तो सर आर फॉर राज्यसभा में पहले लिख लो, उसके बाद बताएंगे कि राज्यसभा में कितना सीट्स होगा, कितना सीट्स नहीं होगा, ये सारा डिस्कशन होगा कहां पे, शेड्यूल 4 में कि 3 में, 4 में। मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, थोड़ा अच्छा रहेगा। आर पहले यहां लिख लो, उसके बाद ऊपर लिख देंगे राज्यसभा। तो राज्यसभा में मान लो सीट बढ़ा रहा है, घटा रहा है, तो राज्यसभा की सीट्स जो है बढ़ रही है, घट रही है। मुझे बताना, आप लोग को, जिन लोग को मेजोरिटी पढ़ाया था, जिन लोग को नहीं पढ़ाया था, आप लोग कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोग को पढ़ाया था, मैंने आपको बोला था कि 4 ऐसे कंडीशन हैं जिसमें स्पेशल मेजोरिटी लगेगा, और स्पेशल मेजोरिटी भी वो लगेगा जिसमें आर्टिकल 368 के अंदर आएगा और कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज होगा। मैंने बताया था 4 कंडीशन क्या क्या था। पहला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कुछ भी बदलाव आता है तो सर आपको पूछना पड़ेगा आस्क स्टेट। दूसरा, अगर सेंट्रल स्टेट के पावर में चेंज होना है तब, गुड। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट रिमूवल में कुछ चेंज होता तब। और चौथा, आर्टिकल 368 के खुद इससे में चेंज होता तब। वो जो टेबल मैंने बोला था, वो टेबल आप बना के चिपका लीजिएगा रूम में, जो उस समय अगर मैं नहीं बोल पाया होऊंगा, हो सकता है, तो वो सर बना के और रूम में चिपका लीजिएगा। क्योंकि देखो हर बार बिल आएगा, ये क्वेश्चन शायद उसी ने डाला था, तो जो भी बिल आएगा तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन से मेजोरिटी से पास किया गया है। जैसे उसने क्वेश्चन शायद ग्रुप में ही डाला था, तो नॉर्मली कि अगर कंप्यूटर और ये सब कुछ किया गया है तो राइट टू एजुकेशन के तहत किया गया है, और राइट टू एजुकेशन के तहत किया गया है, तो उसमें सर क्या मैंने बोला था कि 21A, उसमें हमने बोला था कि सर लॉज बताए थे आपको अलग अलग। एक लॉज क्या बनाया था, डेलीगेटेड लॉज, और डेलीगेटेड लॉज का मीनिंग सिंपल होता है कि सर जो लॉ दूसरे पे डिपेंड करता हो। मतलब बोला गया कि स्कूल में ये नियम होगा, लेकिन अगर बच्चे बढ़ गए तो बेंच का संख्या अपने आप बढ़ा लीजिए, उसके लिए फिर आपको कोई कॉन्स्टिट्यूशन से पास होने की जरूरत नहीं है। तो सेम वही चीज वहां पे हो रहा है। तो इसलिए सर वो पेज का, जिनको पढ़ा दिया हूं, उस पेज का पूरा बना के चिपका लीजिएगा। बार बार नहीं बोलूंगा, और बाद में सर आपको अफसोस होगा, इसलिए बोल रहा हूं बनना है तो अभी ही काम करते चलिएगा, नहीं तो घर पे सर आके और वो वाला काम शुरू कर दूंगा। फिर मैं आराम से फोन जाएगा, उसके बाद पापा के पास ही नहीं पढ़ता उठता है, सीधा बोल दूंगा मैं डायरेक्टली, लड़कों के लिए बोल दूंगा लड़की के चक्कर में पड़ा हुआ है, मेरी बात समझ डायरेक्टली। उसके बाद आप लेते रहना और बिहारी पापा ऐसे होते हैं, और कुछ सह लेंगे, जैसे सुने कि लड़की के चक्कर में पड़ा हुआ है, अब उसके बाद आप ना समझिएगा भूसा की तरह धुना ही होगा। कुछ नहीं है, बस सिंपल है, इतना पावर तो है, आराम से इतना हक है कि चुपचाप बस खाली बोल के फोन काट देना है, कुछ करना नहीं है उसके बाद। और लड़कियों के लिए तो खैर समाज में इतना दबाव है कि एक बार बोल दिए तो बहुत कुछ हो जाएगा, तो फिर बहुत लेवल तक बात चल जाएगी। तो लड़के लोग जो बाहर आके ना, कैसा 2 मिनट का बात है, फोन बोल के काट देना है, बाकी आपको ना ढूंढ के दौड़ा के इलाज हो जाएगा।
वो नौबत नहीं आए तो ठीक है, हम लोग को पता है कि आप लोग जहाँ यहाँ पे जितने बच्चे हैं उन लोग में सच बता रहा हूँ, कोई ऐसे बच्चे नहीं, हमको पता है क्योंकि आप लोग मेरे सामने, तो हम बोल सकते हैं बात। जो भी होता होगा इस क्लास के बाहर ही होता होगा, लेकिन यहाँ पे जितने बच्चे हैं वो सब अच्छे बच्चे हैं, ऑनेस्टली दिल से, इसलिए मैं ज़्यादा मानता हूँ आप लोग को। ठीक है जी, आगे आइए। तो राज्यसभा के सीट में कुछ भी बदलाव हुआ है तो शेड्यूल 4 की शेड्यूल 5, शेड्यूल 4। उसके बाद आइए टी अर्स एस। अब एस में ध्यान रखिएगा शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ऐसे लिख लीजिएगा। शेड्यूल्ड ट्राइब्स मतलब जाति और जनजातीय एरिया में चेंज करते हैं, कि जैसे मान लीजिए मिजोरम वगैरह गए, वहां पे जनजाति रहता है, तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड एरियाज। मैंने कल ही पढ़ाया था आपको असम वाला, याद है? तो क्या बोला कि असम में एनआरसी हुआ, तो असम में एनआरसी हुआ तो उसके क्षेत्र में कुछ भी ऊपर नीचे कर रहे हैं सर, तो सब सारा डिस्कशन कहां लिखा हुआ है? शेड्यूल 5 में। इसीलिए एससी और एसटी का अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है। एससी का अलग है सर, एसटी का जिसको बोलते हैं एनसीएससी, एनसीएसटी आगे पढ़ाऊंगा आपको, एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी बैकवर्ड क्लास, तो सर उन लोग का अलग बना हुआ है। इसलिए जो भी डिस्कशन होगा वो शेड्यूल 5 में होगा, और शेड्यूल 5 में शेड्यूल ट्राइब्स, जाति जनजातीय सभी के एरियाज और उनके बारे में यही जिक्र होगा। अगर जैसे बोला गया कि गोंडवाना, ऐसा मान लो बोल दिया गोंडवाना लैंड, या फिर बोला गया कि असम में कुछ ऐसे जनजाति हैं जिनको नया एक पहचान दिया गया है, तो सब डिस्कशन और चेंज कहां से होगा? शेड्यूल 5 से होगा। कुछ बुझा रहा है? आगे तो टीयर्स हो गया, मेरे साथ रिपीट करना, रटना मत। क्या बोला? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, पुराने पीएम का आंसू। तो टीयर्स ऐसे याद रखना है, टीयर्स 5, फिर ऑफ ओल्ड 5, और पीएम 10 और 2 12, टोटल शेड्यूल कितना हो गए? 12। तो 12 शेड्यूल में पहला टी फॉर है टेरिटरी, जितना भी क्षेत्र के हिसाब से डिस्कशन होगा शेड्यूल 1। ई फॉर इमोल्यूमेंट्स, इमोल्यूमेंट मतलब सैलरी, प्रेसिडेंट को क्या सैलरी दोगे क्या नहीं दोगे, वो सारा डिस्कशन शेड्यूल 2 में होगा। शेड्यूल 3 एफर्मेशन, ए फॉर एफर्मेशन एंड ओथ, शपथ या फिर कुछ भी प्रतिज्ञा, ये सब कुछ यहाँ दिखा हुआ है। आर राज्यसभा, शेड्यूल 4 सीट के बारे में जो भी जिक्र होगा वो राज्यसभा में। यहाँ तक ठीक है जी? शेड्यूल 5 शेड्यूल ट्राइब्स एंड एरियाज में जो भी चेंजेस होंगे सारा वहां पे शेड्यूल 5 में चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब ये 5 हो गए, तो अब और वो 5 का बात कर लेते हैं, यानी कि टीयर्स तक आ गए हैं हम। अब हम यहाँ पे आते हैं ऑफ, ओ एफ ओ एल डी हो गया, और पी एम, तो ये 5 हो गए ना जी, 5 5 10 और 2 उधर साइड में 12। तो अब ओ पर आ गए, फिर ओ से डिस्कशन शुरू करेंगे, एफ पर आएंगे, ऐसे ही नॉर्मल पूरा लिखते चले जाएंगे। ठीक है जी? तो चलिए ओ फॉर दूसरा लिखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट है अदर एरियाज, लिखिए पहले अदर एरियाज। और अदर एरियाज का मीनिंग जानते हैं क्या है? नॉर्थ ईस्ट स्टेट वाला, अरुणाचल प्रदेश, अरुण अश्विन मेघा पढ़ाया हो ना, तो अदर एरियाज उसमें आ गया, नॉर्थ ईस्ट स्टेट सारा कुछ। तो उसमें जो भी डिस्कशन होगा ना, जैसे असम मिजोरम इनके बारे में डिस्कशन हो रहा है कुछ, तो फिर सर शेड्यूल किस में चेंज होगा? शेड्यूल 6 में। शेड्यूल किस में? अब आइए एफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि फेडरल आप लोग और टेरिटरी, सॉरी जो आप लोग पढ़े होंगे प्रियम्बल रीडिंग करवाने के, मैं तो पढ़ा दिया था, अगर जो अच्छे से रीड किए होगा तो उसमें एक बात आया होगा कि इंडिया जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ना कि फेडरल ऑफ स्टेट्स है। और उसका कारण बताया होगा, क्योंकि इंडिया इसलिए यूनियन है, संघ इसलिए है क्योंकि इंडिया में किसी भी राज्य को यह अनुमति नहीं है कि वो केंद्र से अलग हो पाए, इसलिए हमने वर्ड यूज किया यूनियन, फेडरल नहीं। अमेरिका फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है, क्योंकि अमेरिका के राज्य को अनुमति है, वो अलग अलग है, दोनों का पहचान अलग होता है, आइडेंटिफिकेशन। अरे बुझा रहे हो? मतलब अमेरिका में 2 पहचान पत्र बनता है, एक उस जिस राज्य का है वो, और एक पूरे अमेरिका का। इंडिया में एक पहचान पत्र की 2 बिहारी बनी कहा नहीं सर, क्या है? इंडियन है, तो सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। अब आगे इधर, तो सर एफ यहाँ पे फेडरल लिखो पहले, उसके बाद इसका मीनिंग आपको मुझे बता दिया हूं, जिनको ठीक है, जिनको नहीं बताया हूं आगे आ जाएगा। याद है फेडरल बायस? और मैंने बोला था फेडरल विथ यूनिटरी बायस। तो इंडिया क्या है? फेडरल विथ यूनिटरी बायस है कि फेडरल विथ फेडरल बायस है? ठीक है, तो फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर का यहां सिंपल क्या मीनिंग है आपको पता है? मैंने बोला मोर देन 1 गवर्नमेंट, अरे बोला था ना, मोर देन 1 गवर्नमेंट को बोलते हैं फेडरल। और उसमें 2 गवर्नमेंट है, एक केंद्र है एक राज्य है, और जब केंद्र का पावर ज्यादा है सेंटर से तो क्या बोलेंगे? फेडरल विथ यूनिटरी बायस। तो इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है, और फेडरल स्ट्रक्चर का एक ही मीनिंग है डिवीजन ऑफ पावर, पावर का बंटवारा, कि सर राज्य अपना अलग,
राज्य वो करेगा जो केंद्र बोलेगा, फिर सबका अपना एक पावर है। वो सीट में जैसे सेपरेशन ऑफ पावर में बोला था कि राज्यसभा में वही बैठ सकता है जो राज्यसभा का मेंबर है, लोकसभा में वही बैठ सकता है। तो जो भी डिस्कशन होगा इससे पावर के बारे में, जो भी डिस्कशन होगा कि सर अब चाहते हैं कि तीसरा गवर्नमेंट बनाए, केंद्र, राज्य, फिर एक और गवर्नमेंट, तो सर शेड्यूल 7 का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि शेड्यूल 7 में ही बोला गया है कि इंडिया में हक है कि स्टेज बदल सकता है। और मैंने बोला था हर जगह पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ऐसा कंट्री है जहां पे एक ही टाइप का गवर्नमेंट चलता है। फिर से सुन रहे हो सब की सूंघ लिए हो सब? सर मैंने बोला आपको कि दुनिया में एक ऐसा कंट्री जहां पे एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम है, ओनली यूनिटरी गवर्नमेंट। सिंगापुर। कहाँ रहते हो यार आप लोग? ऐसे मत किया करो भाई, मेरे से कुछ नहीं मिल पाएगा आपको। तब मैं आपको पूरे दिल से और अनकैमरा बोल रहा हूँ, रिस्पॉन्स नहीं करोगे बहुत गर्त में जाओगे आप। मैं आपको एकदम बता दे रहा हूँ, जितना प्यार से पढ़ा रहा हूँ आप याद समझ लेना, जितना बता रहा हूँ अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे गर्त में जाओगे। फिर बाद में मत बोलना मेरे को रिस्पॉन्स खाली अब सोच लो ना, पढ़ के चल जाए बाद में रिवीजन कर लेंगे, नहीं होगा। इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि जो रिस्पॉन्स करेगा उसको करूंगा, और आप मेरे कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, मैं पहले बता दे रहा हूँ। आप रिस्पॉन्स जो करेगा उसको ज़्यादा पढ़ा दूंगा, ज़्यादा देता जाऊंगा, टारगेट देता जाऊंगा। जो नहीं करोगे नहीं दूंगा, तुम कुछ भी कर लो। इसलिए सर उस लेवल पे मत आइएगा, मैं बता दे रहा हूँ आपको, नहीं तो तकलीफ हो जाएगी आपको। बहुत इन्वॉल्व होकर पढ़ाता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। और आप अगर हल्के में लेंगे और जब इस तरह की पढ़ रहा है ठीक है, तो फिर सर चल जाइएगा यहाँ से, उस नौबत पर लेंगे नहीं, क्योंकि गुस्सा तो नहीं आता लेकिन जब आते उसके बाद बहुत भयंकर आएगा। इसलिए समझ रहे हैं कि सर पढ़ाई में कोई कोताही नहीं करेगा, बाकी सब प्यार वो चलता रहेगा। रिवीजन और रिस्पॉन्स चाहिए, रिस्पॉन्स नहीं दीजिएगा मत आइएगा, मैं बता रहा हूँ। घर बैठिए, कुरकुरे खाइए, मस्त रहिए। फेडरल स्ट्रक्चर मैंने बोला है शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 के बाद है ओ फॉर है ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज कि इंडिया में कितने सारे ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, किसको पहचान मिली है। यूपीएससी के नोटिफिकेशन जो मैंने आपको ग्रुप में भेजा था जिन लोगों को, उस ग्रुप में लिखा हुआ है कि यू कैन सेलेक्ट लैंग्वेज ऑफ द शेड्यूल 8 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल 8 में जितने सारे लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में से किसी भी भाषा में आप पेपर दे सकते हैं। अब आपने शेड्यूल 8 तो लिख दिया, अब जिस गधे को शेड्यूल 8 पता ही नहीं है वो क्या सोचेगा। तो शेड्यूल 8 में जैसे 22 लैंग्वेज यूज किया हुआ है, 22, भोजपुरी को भी अब डाला जा रहा है शेड्यूल 8 में। याद रखिएगा, बोला गया कि भोजपुरी को ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाएगा, तो कौन से शेड्यूल में चेंज होगा? 8 में। तो बार बार न्यूज में जिक्र आते रहता है, लोग करंट अफेयर के लिए अलग से पढ़ते हैं बेहुदगी, उनको पहले ही पता रहेगा। तो सर समझ में आया जैसे भोजपुरी का ना, अच्छा मान लो मैंने बोला कि नेपाली को मान लो बोला जा रहा है कि ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाएगा फॉर एग्जाम्पल, तो सर शेड्यूल 7 में चेंज होगा शेड्यूल 8 में? 8 में। तो आपका कॉमन सेंस वहां पहुंच जाना चाहिए कि शेड्यूल 8 में ऑफिशियल लैंग्वेज में होगा, बात खत्म। नहीं तो लोग करंट अफेयर के लिए पढ़ते रहिए साइड में, इधर कुछ नहीं होगा उससे। तो ऑफिशियल लैंग्वेज का सारा जिक्र जो भी है प्रेजेंटली बोला जाता है शेड्यूल 8 में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। ये चेंज होते रहता है डेटा, तो उसमें मतलब कभी ऐड ऑन कभी, लेकिन जनरली 22 मान के चलिएगा, क्योंकि यूपीएससी अपने नोटिफिकेशन में सीधा कहती है यू कैन चूज, आप चुन सकते हैं 8वीं शेड्यूल के 22 लैंग्वेज में से किसी भी भाषा में आप अपने आंसर को लिखने के लिए। अब उसमें 22 भाषा का जिक्र किया गया है, तो हमें उस 22 भाषा से मतलब नहीं है। नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, लेकिन आपको दिमाग में रखना है कि शेड्यूल 8 किस बारे में जिक्र करता है? ऑफिशियल लैंग्वेज। फिर नीचे आइए, उसके बाद एल फॉर आइए लैंड रिफॉर्म्स। जमीन और भूमि सुधार के नियम कानून में जो भी चेंज होगा आगे मैं पढ़ाऊंगा, और उस समय बताऊंगा आपको कि कैसे इंडिया ने लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार। ये सर बहुत मजेदार स्टोरी है। जवाहरलाल नेहरू जब आजाद मतलब देश आजाद हुआ, तो जवाहरलाल नेहरू के सामने सबसे बड़ा समस्या ये था कि जमींदार लोग पूरा जमीन हड़प के रखा है, हम कैसे उन लोगों को जमीन दे जिसके पास है ये नहीं है। और उसके लिए सर आपको नियम कानून बनाना पड़ेगा। और सर जमींदार देने के लिए तैयार नहीं। इस पे बहुत सारे केस हुए, केशवानंद भारती केस से लेकर सारा केस उसी पे इन्वॉल्व है। तो सब लोग ये बोल रहा था कि मेरा प्राइवेसी है, हम जमीन अपने से खरीदें तो गवर्नमेंट काहे लेगा। लेकिन गवर्नमेंट बोला कि गवर्नमेंट को हक है, क्योंकि सेकुलरिज्म वर्ड हटा दो, सोशलिज्म क्या बोला था कि जहां पे गवर्नमेंट का पूरे संसाधन पे हक होता है और गवर्नमेंट फिर लोगों को देती है जिसको जरूरत हो। अरे बुझा रहा है? तो इसीलिए लैंड रिफॉर्म्स डाला गया,
भूमि सुधार, उसमें चेंज किया गया और सीधा बोला गया जो भी जमींदार हैं उनको अपना जमीन इतना ऐसे देना पड़ेगा। पढ़ाऊंगा मजे से केस, बड़ा मजा आएगा आपको, कितना लड़ाई चलेगा सुप्रीम कोर्ट के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में, बड़ा मजा आएगा आपको। तो लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार जो कानून बना वो सारा शेड्यूल कहाँ डाला गया? 9th में। शेड्यूल कहाँ? 9। उसके बाद है 10 डिफेक्शन, दल बदलू, धोखेबाज, हरामखोर, मतलब इन लोगों से परेशान बचे। तो डिफेक्शन लॉ, डिफेक्शन लॉ जैसे आप पढ़े होंगे एंटी डिफेक्शन लॉ, एडीएल। डिफेक्शन लॉ मतलब होता है दल, क्या कुछ दिक्कत है तो बोल लो। अच्छा दल बदलू, ये अरे देखो पॉलिटिकल पार्टी से बोलने से बचिएगा, इंटरव्यू में गलती से भी मत बोल दीजिएगा। तो याद रखिएगा आईएएस ऑफिसर हैं आप, जैसे नीतीश कुमार अगर हरामखोर हैं तो बाहर बोल दीजिएगा, इंटरव्यू में बोलिएगा बिकॉज ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो सर हमारा और आपका फर्ज बनता है कि रिस्पेक्ट करें, बुझा रहा है। बाकी जितना गाली देना है कहाँ पर्सनल पर रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आवाज़ बस आपका पहचान में नहीं आना चाहिए, ईमेल आईडी नहीं पहचान आना चाहिए। बहरहाल नहीं, मतलब आईएएस बनने में एक बात ध्यान रखिएगा, राजनीति को थोड़ा सा इंटरेस्ट, देखिए जिस आदमी को राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है वो बोझ है, गधा है। क्योंकि कोई जीवन में कोई सबसे ज़्यादा प्रभावित आपके लाइफ को करता है तो पॉलिटिक्स है। आपके पॉलिटिक्स के बिना ना देश चल पाएगा, ना आपका कुछ हो पाएगा, ना ही कोई गवर्नमेंट का हो पाएगा, ना ही सर पूरे दुनिया का हो पाएगा। तो राजनीति के बारे में आपको उसका कॉन्शियसनेस होना चाहिए। और सच बात यह है कि आप आईएएस ऑफिसर्स हैं तो आपको तो काम ही उनके साथ करना है। आपको चाल ढाल अगर नहीं पता है तो समझिए कूट के बिक देगा आपको नेता और मतलब विधायक सब। जो अनपढ़ है वो भी ना चाहेगा हेने जा होने जा, लेकिन आप पढ़े हुए हैं 2 मिनट में सिखा दीजिएगा आप उसको औकात में रहने के लिए। इसीलिए बोले आईएएस बनिए तो इसलिए नहीं बनिए कि नौकरी और पैसा मिलेगा हो गया बस। उसके लिए बनना चाहते तो कुछ और बनिए ना। कहाँ यार उसके लिए पैसा चाहिए तो बिजनेस करो, चाय का दुकान खोलो। देख रहे हो आजकल चाय वाला कितना पॉपुलर हो रहा है, सब फलना चाय वाला, ये चाय वाला जब पीएम बन गया तो तुम ही बन जाओगे कुछ ना कुछ। तो बन के कोशिश करना। तो डिफेक्शन लॉ का मीनिंग है सर पहले इतना दल बदल होता था, आगे पढ़ाऊंगा आपको, टॉपिक है एडीएल। एक नाम है गया लाल, गया राम है, हरियाणा के एमएलए थे। एक दिन में 3 पार्टी बदले। कितने पार्टी? उन्हीं के नाम पर आए, आया राम गया राम। अरे उन्हीं के नाम पे बनाए, आपको नहीं पता है। सुबह में लंच सर छोड़िए, ब्रेकफास्ट किए बीजेपी के साथ, लंच दोपहर का किए कांग्रेस के साथ, और डिनर किए सर अपने लोकल पार्टी के साथ। एक दिन में 3 पार्टी, हद हो गया। आपको लगता होगा कि दल बदलो चलो कितना मजेदार है, दल बदल से आपका और हमारा पैसा बर्बाद होता है। हमारा आपका टैक्स का वो मेहनत का पैसा वो हरामखोर कर रहे हैं। इसीलिए 1985 में लाकर एडीएल बनाया गया, तब जाके आजकल दल बदलू थोड़ा कम हुआ है। इसलिए आप वही दल बदल सकते हैं जिसमें थोड़ा सा जो पैसा और प्रोस्पेरिटी के बारे में जानो, क्योंकि आप दल जैसी बदलिएगा तो आपको मुआवजा देना पड़ेगा और मुआवजा बहुत तगड़ा होता है। तो इसलिए हल्के फुल्के नहीं तो पहले सर आज जीता बीजेपी के सीट से, कल कहां बढ़ा? कांग्रेस में। कल कांग्रेस की तरफ से जीत गया, परसों कहां बढ़ा? चल गए एक आम आदमी पार्टी में। नया पार्टी अब एक वो भी आ गया। आम आदमी को जगह थोड़ी मिलता है सर, आम आदमी को जगह लेना पड़ता है। अब इधर देखिए डिफेक्शन लॉ मतलब क्या है? दल बदलू। मतलब जितने भी नियम कानून बनाए गए कि कौन एमएलए किधर जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं। शेड्यूल 9 की 10, जल्दी बोल लो। शेड्यूल 10। तो जितना भी दल बदल होगा सर, टोटल हो गया अभी 10, अब बच गया 2, और 2 बच गया कौन? पीएम। तो एक तरफ पी फॉर पंचायत, एम फॉर म्यूनिसिपैलिटी। तो पंचायत जो आया वो पंचायत सर शेड्यूल 11 में डाला गया और म्यूनिसिपैलिटी को शेड्यूल 12 में डाला गया, नगर पालिका। तो अभी जो नगर पालिका का चुनाव हो रहा है इसमें कुछ भी अगर बदलाव हो रहा होगा तो कौन से शेड्यूल में बदलाव हो रहा होगा? शेड्यूल 12 में। अगर पंचायत के किसी भी लेवल पे बदलाव हो रहा है तो कौन से? शेड्यूल 11 में। बुझा रहा है? बहुत बढ़िया, बुझाना चाहिए, बस पूरा बुझा नहीं जाना चाहिए, समझ रहे हैं? बस ये दिमाग में रखिएगा, नहीं तो बहुत फर्क ज्यादा नहीं है दोनों में। तो अब यहां बोर हो रहे हैं क्या आप लोग? बोर मत होइएगा यार, इतना गंदा तो नहीं पढ़ाते अपन, समझ इतना गंदा तो नहीं पढ़ाएगा। इधर आइए। अब सर अगर बोलूं तो आप बिना देखे दिमाग में बताना कि क्या हो सकता है। तो टोटल पहले पुराना पीएम का आंसू याद रहेगा, जो लोग टाइम पे आए वो लोग रिवाइज कर लीजिएगा। तो सर मान लीजिए टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, मैंने बोला टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, पुराना पीएम का आंसू। तो सर इधर बता देना बिना देखे, इधर देखना सब, आप सबको कसम है उसकी, ठीक है? तो TEARSOFOLD PM,
T फॉर टेरिटरी, E फॉर इमोल्यूमेंट्स, इमोल्यूमेंट्स मतलब सैलरी वगैरह का डिस्कशन, प्रेसिडेंट को क्या मिलेगा ये सब। A फॉर एफर्मेशन, ओथ शपथ, कौन किसको दिलाएगा क्या कैसे होगा। R फॉर राज्यसभा के सीट में कुछ भी बदलाव उदलाव हो रहा है तब। S फॉर शेड्यूल ट्राइब्स एंड एरियाज में कुछ भी चेंज हो रहा है तो यहाँ। O फॉर अदर, यहाँ अदर याद रखना, अदर स्टेट्स, जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में कुछ भी अगर कर रहे हैं चेंज, मिजोरम, अरुण अश्विन मेघावाला। F फॉर फेडरल, इंडिया फेडरल इसलिए क्योंकि अगर आप पावर चेंज करते हो, मतलब कि पहले केंद्र राज्य और पंचायत के अलावा कुछ और भी बनाना चाहते हो तो यहाँ चेंज करना होगा। O फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज, तो भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज शेड्यूल 8 में है, 22 करंट में है। L फॉर लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार कुछ भी होता है नियम जमींदार वगैरह तो शेड्यूल कहाँ 9। D फॉर डिफेक्शन, दल बदलू शेड्यूल 10, कोई भी नेता इधर उधर करता है उसके लिए यहाँ कानून है। P फॉर पंचायत, M फॉर म्यूनिसिपैलिटी, तो शेड्यूल 12 क्लियर है जी। तो जीवन में जब भी क्वेश्चन आए कि कौन से शेड्यूल का है तो चुपचाप दिमाग घुमाना है और बस पुराना पीएम का आंसू याद रखना है। बुझा रहा है? मैं बता रहा हूँ जितना छोटा मोटा एग्जाम जो होता है ना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि मेरा एक बार पढ़ा लेने दो, उसको छोटा मोटा एग्जाम को लगा ये ऐसा ऐसा पूछ रहा है, आपको ये लगेगा। इसलिए पहले बोलता हूँ एक साल धैर्य मान के कर लो, नहीं तो आपको लगेगा यही चीज़ इतना टफ है ना कि नहीं आएगा। यहाँ तक क्लियर है? अभी तो एक ट्रेलर है, अब जीवन में कभी भी आप भूलोगे नहीं जो आर्टिकल आने वाला है। 395 आर्टिकल जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब था, तो उसको 395 को कैसे याद रखना है उसको बता देता हूँ, मजा आएगा मजा। एक पॉइंट लिख लीजिए, उस पॉइंट को समझ, मतलब एक सेंटेंस है पूरा, सेंटेंस कुछ पहले सेंटेंस लिखवा देता हूं फिर बारीकी से बताऊंगा क्या क्या है। तो सेंटेंस है यू कैन, विन नहीं है, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स टू यूपी, और यू और पी अलग रखिएगा। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स टू यूपी टू मीट द चाइल्ड ऑफ एस एंड आर, टू मीट द चाइल्ड ऑफ एस एंड आर। मतलब हिंदी मीनिंग क्या है, आप सर डायरेक्टली फ्लाई किए कहां से, यूनाइटेड स्टेट से, अमेरिका से, कहा यूपी। बुझा रहा है? मैं पे सोचिए कहां से आए, यूनाइटेड स्टेट्स उधर होते हुए पूरा सर अफ्रीका यूरोप कवर करके आप पहुंचे इंडिया में। आरा में जिला में कि छपरा जिला में, कौन जिला नहीं, कहा यूपी में आए। तो सर यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स टू यूपी टू मीट द चाइल्ड ऑफ एस एंड आर। अब एस आपका नाम है तो आप एस से सोच लीजिए, आर जिसका नाम है सोच लीजिए, आप अपने अपना पे टिका दीजिएगा जो टिका सकते हैं, बात खत्म। ठीक है जी, वो मैं आप पे छोड़ देता हूँ, आप लोग इसमें महारत हासिल किए हुए हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। तो यू मीट द चाइल्ड ऑफ एस एंड आर, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है जी। मैं यहाँ पे इसको बनाया था तो अलग बनाया था, तो खैर उस समय देखा, उस समय लिखा था मैंने, जब जिस समय टेक्निक बनाया था उस समय लिखा था यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स टू यूपी टू मीट द चाइल्ड ऑफ सोनम एंड रणबीर। तो एस एंड आर मैंने बनाया था क्योंकि उस समय चर्चा चल रहा था न्यूज में ऐसा ही, तो मैंने बना दिया। बाद में पता चला जा ये तो कुछ और हो गया क्योंकि बॉलीवुड तो धमाके वाला ही गया, आलिया भट्ट आ गई। अब आलिया भट्ट को हम कालिया भट्ट तो बना नहीं सकते थे। ये हो गया। ये सेंटेंस में तो मजा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। पहला सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस भी लिख ही लो, फिर बारी बारी से कर लेंगे। इसी में दूसरा सेंटेंस है फ्रूट्स टेस्ट स्वीट टू ईट, सो ओनली ईट मैगी एज ए टेस्टी स्नैक। ये मूल भाव है, बोला ही गया क्योंकि फ्रूट्स जो है वो मीठा ही लगता है खाने में, इसलिए मैगी खाइए स्नैक में। स्नैक समझते हैं मतलब शाम का जो नाश्ता होता है जो आप लोग खाते हैं ठेस के, भूजा, मैगी एज ए टेस्टी स्नैक। भूजा कम खाते हैं, मरचा ज़्यादा खा लेते हैं, उसके बाद चटनी मिल गया तो वो और ज़्यादा खा लेते हैं। भूजा वाला भी परेशान रहता है, मतलब भूजो ना खा बताइए। अब 1 बाय 1 इसको समझेंगे, तब तक मैं इसमें इंक रिफिल करता हूं। सेंटेंस गलत मत लिख लेना, नहीं तो उसके बाद पूरा गड़बड़ हो जाएगा फिर।
हाँ मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, फ्रूट्स टेस्ट स्वीट टू ईट, सो ओनली ईट मैगी एज ए टेस्टी स्नैक। ओनली ईट मैगी एज ए टेस्टी स्नैक। तो यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम, देखो अब मैं इसको ऊपर लेकर रखता हूं, इसको फिर से बोल दूं क्या, आएगा दोबारा तो आ ही जाएगा। तो 1 बाय 1 फिर इसी पे शुरू करते हैं। अब थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूं ताकि एक लाइन में पूरा आ जाए। तो पहला बोलना जरा सेंटेंस, आप ही लोग बोलो शुरुआत से। You can तो यू कैन फ्लाई डायरेक्टली, from रुक जाना, डायरेक्टली फ्रॉम United States यूनाइटेड स्टेट्स से। तो मैं यू और एस लिख देता हूं, ठीक है। डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स टू यूपी, टू मीट द चाइल्ड ऑफ एस एंड आर। मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है जी। पहला सेंटेंस मीनिंग क्लियर ही होगा। अब तो बता दिया हूं, मतलब तो और क्लियर हो गया होगा, है ना। ठीक, कुछ लोग जाते भी होंगे मिलने। तो पहला है यू, यू फॉर मान लीजिए यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी। और यूनियन टेरिटरी कितना हुआ बताइए जरा, कितना है अभी प्रेजेंट में? 7। 8 बौरानी गए ना आप लोग, सब ठीक है ना। ये प्रकोप तो नहीं है साल का 2023 का कि सर 2022 जा रहा है तो हमारा दिमाग भी अब जाइए, अब 2023 में नया उसे दिमाग लाएंगे ओ भाई चलिए कोई बात नहीं। यूनियन टेरिटरी मतलब क्या, केंद्र संघ जो भी कह लीजिए आप, तो केंद्र शासित प्रदेश। तो सर इधर इधर पहला यू, यानी कि ये है पार्ट 1 भाग 1, और इसमें डिस्कशन होगा केंद्र शासित प्रदेश का, और ये होगा आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। तो भाग 1 पार्ट 1 यूनियन टेरिटरी का डिस्कशन होगा। आर्टिकल होगा कहां से लेकर, 1 से लेकर कहां तक, 4 तक। पता है आपको, जानते हैं वो बात, रटता है सब पूरा आर्टिकल। ट्यूशन ले ले, पूछ लो और जैसे ही पूछेगा कहेगा ऑप्शन बताओ, याद ही नहीं आया बोलेगा ऑप्शन, 4 ऑप्शन, 4 में से भी कम वक्त नहीं बता, बोलेगा 2 ऑप्शन दे। अरे भाई सीधा आंसर बोल दे 2 गजब। पूरा जनरल कंपटीशन सब क्यों नहीं निकाल पाता है, क्यों परेशान है, भीड़ भी ज्यादा जनरल कंपटीशन में और निकालता भी नहीं, और परेशान भी ज्यादा है, क्यों? उसको थोड़ा और ओपन कर दीजिए पूरा। हाँ जानते हैं क्यों? सब रटने पे अप्रोच है सबका, रट के निकाल देंगे। अरे कुछ नहीं होगा रट के, इधर देख लीजिए ध्यान से थोड़ा। तो पहला यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश, क्या सब सुन रहे हो? जो बोले ऐसा नो। देखो मैं आपको पूरा टॉपिक नहीं पढ़ाया हूं, लेकिन थीम 9 आप लोगों को लिखवाया हूं ना, वो पूरा का पूरा थीम 9 इसमें से अटैच हो जाएगा। इसी वजह से जनरली मैं ये टेक्निक लास्ट में बताता हूं, लेकिन मैंने बोला आप लोगों को ज्यादा मानता हूं, इसलिए पहले बता दे रहा हूं, ताकि आपको आसान हो जाएगा। जैसे ही मैं बोलूंगा सिटीजनशिप, तो आपको उसके बाद पता हो जाना चाहिए कि कौन से कौन आर्टिकल का डिस्कशन होगा, कौन से पार्ट में होगा, खड़ाखट आप बना लोगे। इधर आइए, पहला यू फॉर यूनियन टेरिटरीज पार्ट 1, आर्टिकल कहां से कहां तक, 1 से लेकर 4। सी फॉर सिटीजनशिप, पढ़ाया हूं। सी फॉर सिटीजनशिप भाग 2 पार्ट 2। आर्टिकल यहां देखो 4 तक खत्म हुआ है, तो इसके बाद जब शुरू होगा 5 से होगा, 5 से 11। आर्टिकल कहां से कहां पहुंच गया, 5 से 11। बस पीछे का लॉजिक खाली दिमाग में रख लेना है। अब आने जरा आगे, एफ फॉर फंडामेंटल राइट्स, एफ आर मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। अब आराम से सर, पार्ट 1 था, पार्ट 2 था, तो ये पार्ट क्या हो गया, 3। अब इसको 12 से 35 कर लीजिए। अरे बुझा रहा है क्या? बहुत बढ़िया बुझा रहा है आप लोग को। तो सर पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स 12 से 35। आइए जरा डीपीएसपी, हिंदी में बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व,
डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डीपीएसपी अब 36 से 51 कर लीजिए, पार्ट 4। बुझा रहा है? बहुत बढ़िया, बुझाना चाहिए। 36 से 51 क्लियर है जी? बहुत बढ़िया, शानदार। अब उसके बाद एफ फिर है, एफ मतलब है फंडामेंटल ड्यूटीज। वहां है मौलिक अधिकार, यहां है मौलिक कर्तव्य। जैसे कि मौलिक कर्तव्य का मीनिंग है कि झंडे का रिस्पेक्ट करिए, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं भगत सिंह, उन लोग का इज्जत करिए। तो फंडामेंटल ड्यूटीज यहां कुछ, यहां तक क्या पार्ट 4। तो पार्ट 4 के बाद अब क्या आएगा? पार्ट 5। थम्बा रुकिएगा, यहां पे आएगा पार्ट 4 और कैपिटल ए। और जिनको बताया हूं कैपिटल ए मतलब उसमें अमेंडमेंट हुआ होगा, संशोधन हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन के समय वैसा नहीं था, अब हुआ है। अब मौलिक कर्तव्य बाद में ही जुड़ा, पहले नहीं था। तो मौलिक कर्तव्य में चेंज किया गया क्या कि सर आपको झंडा का इज्जत करना है, आप तिरंगा को नीचे नहीं रख सकते। जैसे देखोगे ना, पहले विवाद हो जाता था, क्रिकेटर या कोई आदमी तिरंगा लिया, तिरंगा गिर गया, उसके लिए फिर विवाद हो गया। तो गिरना नहीं चाहिए यार, मौलिक कर्तव्य हमारा पहचान हमारे देश से है। और देश का अगर हम इज्जत नहीं कर पाए तो फिर हमारा क्या पहचान है? कोई पहचान नहीं है, वी आर नथिंग। अच्छा बोल रहे हैं क्या? तो पार्ट 4A कौन सा? फंडामेंटल ड्यूटीज। चूंकि पार्ट 4 याद रखना, जब पार्ट 4 में ही अमेंडमेंट किया गया है तो आर्टिकल में भी अमेंडमेंट किया जाएगा। तो ये हो जाएगा ये 51A। सिर्फ एक ही अमेंडमेंट है, इसी में दिया हुआ है, क्योंकि पार्टी में अमेंडमेंट कर दिया गया है। ऊपर ही जब अमेंडमेंट है तो अंदर तो अमेंडमेंट होगा ही नहीं। बोला जाता है चैप्टर 4 का भाग, मतलब बोला चैप्टर 4 का भाग 1 के अंदर का दूसरा पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है। तो उसी तरीके से जब भाग में ही चेंज कर दिया गया तो उसके अंदर तो चेंज होगा ही होगा, स्वाभाविक है। क्लियर जा रहा है ये? बहुत बढ़िया। तो सर हम आ गए हैं 4A तक। तो यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। तो यू पे आ रहे हैं, यूनाइटेड पे, ठीक है जी, यूनाइटेड स्टेट्स। तो यू में कोई आइडिया लगा के बताइए कि क्या हो सकता है, उसके बाद हम आगे डिस्कशन करेंगे। पहले मत ही लगाना आइडिया। यूनियन गवर्नमेंट मतलब, यूनियन गवर्नमेंट मतलब क्या? केंद्र सरकार। सारा का सारा केंद्र सरकार के बारे में डिस्कशन यहां दिया हुआ है, यूनियन गवर्नमेंट। अब 4A के बाद कौन सा पार्ट आएगा? पार्ट 5। 4A के बाद कौन सा पार्ट? पार्ट 5। और इसमें 51A तक आए हैं हम लोग, है ना? तो यहां पे सर 52 से शुरू होगा और 151 तक जाएगा। 52 से कितना? 151। तो देखिए केंद्र का आर्टिकल 52 से 151 पहुंचा है। मतलब ऑलरेडी सेंटर के पास पावर ज्यादा है। तो पावर ज्यादा है तो उसके लिए प्रावधान भी क्या होगा? ज्यादा। रटने के लिए, रटने का भी एक अपना तरीका होता है। याद कर कर भी आप उसको रट सकते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात समझ रहे हैं? एक होता है रटना, एक होता है याद करते हुए रटना। दोनों में फर्क है। कॉन्सेप्ट समझ के रट लोगे तो जल्दी याद हो जाएगा, और खाली रट लोगे लूसेंटवा वाला तो बस उसके बाद एग्जाम में जाते थे कंफ्यूजन हो गया, 6 था कि 7 था रे वहां कंफ्यूजन होगा। 2 ऑप्शन हमेशा कंफ्यूजन होगा। और इस बात को तय मानिए कि अंतिम में 7 मार्क आएगा, जबकि उत्तर क्या था? 6 हो के होता ही है। ये इफेक्ट है सर। तो 52 से 151 टेक्निक जरा देखो, मैं बताता हूँ कैसे इसको याद रखना है। ऑड और इवन का चक्कर है। देखो 1 से 4 आगे मैं एक टेक्निक बताऊंगा जिसमें हर आर्टिकल, एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हर में 89 ऐड करते जाओ, सारा आर्टिकल निकल जाएगा। मतलब सिर्फ 89 ऐड करते जाना, बताऊंगा वो अंतिम में, अभी नहीं, पूरा पढ़ाने के बाद। तो ये जो है 1 to 4, फिर है 5 to 11। 1 से 4 हो गया। 1 से 4 जब याद रखना तो ऑटोमेटिक 5 दिमाग में रखना। यहाँ पे 1 + 3 करोगे, अरे 1 + 3 ना, बीच में 3 का गैप है। यहाँ पे देखो 3 दूना 6 का गैप हो गया। देखो ना ध्यान से, 5 + 6 क्या है? 11। अब यहाँ कौन सा करोगे? तो यहाँ के लिए लॉजिक याद रखने का है, ये याद रखना 36 से 51। जब 36 से 51 रखोगे याद तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा 12 से 35। और चूंकि मौलिक अधिकार है यार, कम से कम अपना मौलिक अधिकार तो जान के रखो भाई। तो मौलिक अधिकार 12 से 35, फिर क्या? 36 से 51। जब 51 हो तो बीच में एक रोड़ा आइएगा 51A। तो जैसे ही 51A आया तो पार्ट 4 हो गया। अब यहाँ 52 से 151, ये ऐसे ही याद हो जाएगा, क्योंकि सर ऐसा ही टर्म है। ऑड नंबर ऐसे भी आपको याद हो जाएगा। तो 52 तो ठीक है, 52 से 151 एक रिदम बनेगा। देखो किसी चीज में जब लय बन जाता है तो याद हो जाता है।
गाली क्यों याद हो जाता है? क्योंकि गाली में लय होता है गाली लय होता है, गाना में लय होता है, डायलॉग्स में लय नहीं होते तो बहुत कम डायलॉग्स याद हो पाते हैं। तो किसी चीज़ में रिदम बन जाए तो आराम से काम हो जाएगा। जैसे पंखा कट 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 कर रहा है, लेकिन वो भी पंखा का कट कट आवाज़ अगर एक रिदम में आ रहा है, एक लय में आ रहा है, तो कुछ समय बाद आपको आराम से नींद आ जाएगा। लेकिन अगर उसमें लय नहीं है तो मान लो 2 मिनट में हो रहा है कट, फिर 10 मिनट रुका, फिर बड़ा फट, अब आपका दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन अगर वही कट 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 एक रिदम बन गया तो काम हो गया। इसलिए गाली देते हैं तो प्रवाह में देते हैं, क्योंकि गाली में क्या है, रिदम है। सुनने वाला को भी समझ में आ जाता है क्योंकि रिदम है, समझ आ। बाकी जब उसको आप डायलॉग बोलिएगा तो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए रिदम बना लेना है। और मैं बार बार आपको रिदम बनाने की ही कोशिश इसलिए करता हूं कि एक बार रिदम दिमाग में बन गया, अपना, हमारा, आपका, सबका काम आसान हो जाएगा। सुन रहे हैं? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, जीवन का आनंद लेते हैं। यूनियन गवर्नमेंट 52 से 151। अब नेक्स्ट आइए, क्या है? एस है ना, इधर इधर क्या है? एस, इधर इधर। जब केंद्र के बारे में डिस्कशन किए हैं तो राज्य के बारे में करना तो फर्ज है। तो यू फॉर यूनियन, तो एस फॉर स्टेट्स। बुझा रहा है? और स्टेट्स आएगा तो 151 तक तो यहाँ ये है। 52 से कितना? 151। तो सर स्टेट्स में कितना जाएगा? 152 से 237। 152 से 237। और कौन सा पार्ट हो जाएगा? पार्ट 6। ठीक, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब 2 के बाद है क्या? यूपी। तो 2 को तो बस उसको सेंटेंस को जोड़ने के लिए यू फहराइए, यू, और फिर आएंगे हम लोग यू के बाद पी। फिर मैं इधर लिख दूंगा ताकि झमेल ना हो। यू। अब यहां पे फिर वापस आइए, जो शुरुआत यहां पे किए थे, यहां फर्स्ट यूनियन एंड टेरिटरीज, यहां पे वही अब यहां पे है यूटी। सेम चीज है लेकिन दोनों में कुछ फर्क है। यहां पे जब भी हम बोल रहे हैं ना, यहां पे वर्ड आ जाएगा यूनियन एंड टेरिटरीज, मतलब यूनियन एंड टेरिटरीज आएगा, और यहां पे सिर्फ आएगा यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, दोनों का मीनिंग जब आप डिस्कशन करेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। बट अभी के लिए यूनियन टेरिटरी देखिएगा, पार्ट कितना हो जाएगा? 8 की 9? 7। पार्ट 7। बहुत बढ़िया। तो पार्ट 7 यूटी लिख लीजिएगा, 239 से 242। यही तो काम है, 239 से 242। देखिए आर्टिकल्स चल के बाद में रिपील्ड भी हो जाता है। जैसे आर्टिकल चला, अभी आपको आएंगे, पार्ट यहाँ क्या है? 6, 7। इसके बाद सॉरी 7 नहीं होगा, ध्यान से देखना, 7 पार्टिकल, चूंकि 7 को पार्ट्स को रिपील्ड कर दिया गया। अब मैंने लक्ष्मीकांत बोला था पहले, एक बार निकालो, अब जरूरत आ गया है। जो लोग लाए हैं निकाल दीजिए एक बार फटाफट। और याद रखिए इधर, बस पहले ध्यान रखिए, पार्ट 6 के बाद ये 8 है, 8। 7 सुन लीजिए, आपको लक्ष्मीकांत में बार बार मिलेगा रिपील्ड। इसका मीनिंग समझ लो, रिपील्ड मतलब उसको खत्म कर दिया गया। जैसे ही पार्ट 7 खत्म हुआ, पार्ट 7 के अंदर जो भी आर्टिकल्स थे सब खत्म हो गए। सुन रहे हैं? तो सर यहां पे एक इधर इधर एक रिकॉलिंग पॉइंट है कि पार्ट 6 के बाद 7 नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? 8। और वो 8 इसलिए आएगा क्योंकि 7 को क्या कर दिया गया? रिपील्ड। और रिपील्ड का सिंपल मीनिंग है कि 7 को खत्म कर दिया गया, निर्वासित कर दिया गया। और उसके बाद आपके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 7 का कहीं पे भी जिक्र नहीं मिलेगा। कुछ बुझा रहा है? अब यहाँ पे आर्टिकल इसलिए 239 से 242 तक आ गया। अब लक्ष्मीकांत इसलिए मैं निकलवाया हूँ क्योंकि अब उसका समय आ गया है। तो सर समय आ गया है तो जरा दिखाइए कोई लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, देखिए जो भी है इसमें आप निकालेंगे, चाहे वो दीजिए, क्योंकि अधिकतर लोग का वो भी है, नया वाला ही है तो उसमें भी होगा ही, पुराने वाले में भी होगा, झंझट नहीं लेना है। पेज नंबर निकालिएगा A1.7, ए वाला सबसे लास्ट में जाना और कॉर्नर पे देखना लिखा होगा A1.5। A1 जिनके पास नहीं है कोई बात नहीं, यहाँ देख लेना A1.5 हो गया जी। जो से तो बोलो, उधर एक भी ग्रुप में नहीं लग रहा है क्या? उधर होगा, एक बार मिला लेना, है आपके पास? हिंदी में भी A1.5 ही होगा, हिंदी वाला दिखाइए। हिंदी वाले में भी वही होगा, ऐसा नहीं है कि हिंदी वाले में कुछ अलग होगा। पेज नंबर तो आई थिंक वही होगा।
A1.5 लिखिए। इसमें भी वही है, सेम है, कोई चेंज नहीं है। आप लोग देखा भी तो करिए, A1.5 यहाँ ऑलरेडी है, यहाँ है, सेम है, वही है, सेम पेज है, कोई चेंज नहीं उसमें भी। पकड़िए इसको, सबसे लास्ट से आइएगा तो निकल जाएगा, अपेंडिक्स लिखा होगा। और शुरुआत से अगर देखना है, शुरुआत में, तो शुरुआत में भी ऑलरेडी इसमें डिस्कशन किया गया है, लेकिन आप सीधा लास्ट ही में आइए, क्योंकि पेज नंबर वही लिखा हुआ है तो कुछ समझ में आना नहीं है आपको। आइए पीछे, यूपीएससी का उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे गए हैं, क्वेश्चंस के बाद पीछे है, पहले नहीं दिया जाता था ये वाला पॉइंट। ये वाला पेज खोल लीजिए। अच्छा, ये दिख रहा है पहले? अगर कोई नहीं भी लाए हैं तो चुपचाप यहाँ देख लीजिएगा, मेरी तरफ देख लीजिएगा। नहीं लाए हैं तो बोल, दिखा रहे, दिखा, इधर इधर देख लीजिए, इधर आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिख रहा है यहाँ पे, जोर से बोलो। इसमें जो फर्स्ट देखो क्या लिखा है, यूनियन एंड टेरिटरी, आर्टिकल 1 to 4। यहाँ ध्यान से देखो, क्यों दिखा रहा हूँ समझ लो, तुम्हारे पता चलने वाला कहीं नहीं है। जीवन भर में ना कभी आर्टिकल लोगों को समझ में नहीं आता है, वो रटता है खाली, इसलिए पहले दिखा रहा हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, उसके बाद मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आर्टिकल 1 में बोलता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। किसी भी यूनियन का या किसी भी एरिया का क्या नाम होगा वो आर्टिकल 1 से रिलेटेड होगा। नाम क्या रखना है, अगर एरिया मिला है तो सिक्किम नाम रखना है कि गैंगटॉक नाम रखना है। दूसरा, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, नया राज्य अगर बनाना है उसके लिए आर्टिकल 2 में प्रावधान दिए हुए हैं। इंटरव्यू में आपसे पूछ लेता है बार बार, और रवि सिहाग से भी बार बार वही पूछा था कि शादी का प्रावधान, शादी को चुनना है, वर चुनना है, वधु चुनना है, तो कौन से राइट्स कौन से आर्टिकल के अंदर रहेगा। तो इस टाइप के जब क्वेश्चंस होते हैं तो वही जवाब दे सकता है जो कॉन्सेप्ट, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जो रट के गया है तो यही रट के गया है, मौलिक अधिकार। उस शादी का थोड़ी रट के गया, बोला शादी तो कर लेंगे, फंडामेंटल राइट थोड़ी बताएंगे। इधर देख लीजिए, दूसरा इधर 2A दिख रहा है, सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विथ यूनियन, सिक्किम इंडिया के साथ मिल जाएगा, लेकिन देखो नीचे क्या लिखा है, रिपील्ड, तो 2A खत्म। अरे बुझा रहा है, इसीलिए वहां यूज किया हुआ है रिपील्ड। तो सर तब बोला गया था जब सिक्किम बोल रहा था कि हमसे आपको जुड़ना है, लेकिन जुड़ा नहीं था, तो हमने किया अमेंडमेंट करके 2A डाल दिया कि सिक्किम भारत से मिलने वाला है, क्योंकि सिक्किम सबसे लास्ट में मिला हमसे। और सिक्किम जब मैं यूनियन एंड टेरिटरी पढ़ा दूंगा तो उस चैप्टर में आ जाएगा, चिंता मत करना। मैं बस आपको बताना चाहता हूं एक एक शब्द का मीनिंग। रिपील्ड का मीनिंग क्या हो गया, खत्म, क्योंकि जैसे ही सिक्किम इंडिया से पूरी तरीके से जुड़ गया और सिक्किम ने लिखा कि वी आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, सिक्किम जो है वो भारत का एक इंटीग्रल पार्ट है, तो तब वहां से इसको क्या कर दिया, हटा दिया गया, अब इसकी जरूरत नहीं है। नीचे आइए, थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, नया स्टेट्स अगर फॉर्म हो रहा है, एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम, नया स्टेट्स बन रहा है या बाउंड्रीज ऊपर नीचे किया जा रहा है। जैसे मान लो यूपी उत्तराखंड, पहले एक ही था उत्तरांचल, उत्तरांचल का नाम चेंज करके उत्तराखंड को अलग कर दिया गया, यूपी अलग हो गया। उत्तराखंड और यूपी एक ही में था, उन दोनों को क्या कर दिएगा, अलग। अब यूपी में भी कुछ अलग राज्य बनने के कगार पे है, और आपको 2023 तक या 2024 तक की न्यूज सुनने में मिल जाएगा, क्योंकि यूपी में बहुत सारा डिमांड है कि इतना बड़ा राज्य है कि कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, तो उसमें 2 राज्य बनने के लिए प्रावधान डाले गए हैं। तो सर सारा का सारा आर्टिकल 1 से 4 के बीच में आएगा। और 4th आर्टिकल है लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द 1st and the 4th शेड्यूल्स एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंशियल कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स। कहने का मैं मीनिंग ये है कि यहाँ पे आर्टिकल 1 से 4, क्या सुन रहे हो, ऐसा भी हाथ रख लेना है, ठीक है। तो 1 से 4 तक अगर आर्टिकल है तो हर आर्टिकल का डिस्क्रिप्शन है कि कौन सा क्या बताता है, कौन सा क्या नहीं बताता है। इधर आइए, सिटीजनशिप आर्टिकल 5 to 11, तो 5 to 11 अगर है तो 5 में क्या है, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जब बोला गया तो उस समय सिटीजनशिप किसको किसको मिलेगा, किसको किसको नहीं मिलेगा, याद है, एज ऑन 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये बात कहा गया। दूसरा, आर्टिकल 6 राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु माइग्रेटेड इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। वैसे लोग जो पाकिस्तान गए थे फिर पाकिस्तान से कहां गए, इंडिया, उनके क्या क्या अधिकार मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो आर्टिकल 6 में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। जैसे आप लक्ष्मीकांत पढ़े होंगे तो दिया होगा कि कोई भी आदमी पाकिस्तान से इंडिया आता है तो उसको 6 महीना कम से कम यहां रहना पड़ेगा, तब 6 महीने के बाद उसको फिर नागरिकता दिया जाएगा। तो वो कौन से आर्टिकल में प्रावधान होगा, आर्टिकल 6 में।
क्या समझ रहे हैं आप लोग? समझ आ रहा है तो फिर जोर से बोलिए सुनो। देखो एक एक कॉन्सेप्ट को एकदम कनेक्ट करते रहना, तभी मजा आएगा पढ़ने में। और ये बुक बार बार बोला हूँ, ये हलवा बन जाएगा, आप मान के चलो। आपको खुद पे यकीन नहीं होगा ना कि मैं एसएससी का तैयारी सोच रहा था और आईएएस अभी सोच रहा हूँ, आपको खुद पे बिलीव नहीं होगा। बस वही बोला, गलत इंसान से मिले थे अभी तक, इसीलिए अभी जो मिले हो तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया लग जाएगा। इसीलिए पूरा निचोड़ एकदम ध्यान से समझना। तो सर आर्टिकल 6 हो गया। आर्टिकल 7, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट टू पाकिस्तान। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए, फिर भी उनका कुछ अधिकार है, तो उनको क्या क्या अधिकार मिलेगा, क्या क्या नहीं, वो आर्टिकल 7 में डिस्क्रिप्शन है। सुन पा रहे हैं? अब आर्टिकल 8, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। वैसे लोग जो इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन बाहर रह रहे हैं, एनआरआईज भी हो सकते हैं, है ना, उनको क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या नहीं है, वो पूरा का पूरा आर्टिकल 8 में डिस्कशन किया गया है। ये न्यूज में जब आता है ना तो सब करंट अफेयर के लिए तो अलग से पढ़ना शुरू करेगा, 10-10 को वीडियो, 15-15 वीडियो, उसके बाद भी भूल जाता है। कॉन्सेप्ट समझ के रखो, करंट अफेयर पूरा 2 साल का 1 महीने में खींच दोगे। 9 पे आइए, पर्सन्स वॉलेंटरीली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स। वॉलेंटरीली का मिलेगा, खुद से इंसान कहीं और का सिटीजनशिप चाहता है, जैसे अक्षय कुमार मैंने बोला, जैसे मैंने आलिया भट्ट बोला, तो खुद से चाहता है तो उसको क्या क्या अधिकार मिलेगा, क्या क्या अधिकार नहीं मिलेगा। 10, कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, वही इसमें राइट जो भी नागरिकता का और अधिकार है वो आगे उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है। 11, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। अब पार्लियामेंट सिटीजनशिप को लॉ के अकॉर्डिंग बताएगी कि क्या चलना है, कैसे चलना, नहीं चलना है। कुछ बुझा रहा है? तो सर 1 से 11 तक, फिर तीसरा आ गया फंडामेंटल राइट्स। 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य क्या है, पावर क्या है, उसका डेफिनेशन दिया हुआ है। 13 में लॉज दिया हुआ है, इक्वालिटी बिफोर लॉ 14 में दिया हुआ है। 15 में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आप किसी को भी भेदभाव नहीं कर सकते, उसके कास्ट पे, रंग पे, भेद, जाति, उसके जेंडर पे नहीं कर सकते, आर्टिकल 15। आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, हर किसी को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में बराबर का हक मिलना चाहिए जॉब के लिए। फिर उसके बाद है 17, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, छुआछूत की परंपरा नहीं रखनी है, 17 में है आर्टिकल 18। ये पूरा समझ रहे हो आप? अब आते जाओ, इसी तरह से पूरा 395 तक इसमें पूरा दिया हुआ है। इंटरेस्टिंग बात है आपको बताऊं, अधिकतर बच्चे ना लक्ष्मीकांत खरीद कर रखे रहते हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता होता कि इसमें आर्टिकलों दिया हुआ है। मैं सच्ची बात बता रहा हूं, आपको नहीं पता होता है। और ये यहां तक आर्टिकल 395 का पूरा डिस्क्रिप्शन है। कुछ समझ में आ रहा है पहले? तो अगर देखा जाए, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स टू यूपी टू मीट द चाइल्ड ऑफ एस एंड आर, तो उसका पूरा का पूरा प्रावधान एक पॉइंट में हो जाएगा। दूसरा, जैसे ये खत्म हुआ, यहाँ पे एक और चीज दिया हुआ, हालांकि ये रटना नहीं है, लेकिन ये क्यों दिया हुआ बता देता हूँ। ये जनरली पीएचडी वालों के लिए जरूरत पड़ता है। मैंने आपको 3 लिस्ट पढ़ाया था, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्रीय सूची। केंद्र को क्या क्या पावर है वो दिया हुआ है। कभी कंफ्यूजन हो, मैंने बोला कि जैसे दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर, कानून और पुलिस का पावर केंद्र के पास है मान लो, तो अगर केंद्र के पास पावर है पुलिस का, तो कानून कौन बना पाएगा? केंद्र ही। इसलिए अरविंद केजरीवाल बार बार चिल्लाते रहते हैं, मेरे हाथ में तो पुलिस है ही नहीं, केंद्र के हाथ में है, पैसा खाली इनके चाहिए बस, बाकी सारा जब भी कुछ इनको काम नहीं होता तो क्या बोलते हैं? केंद्र फंड नहीं दे रहा है। कभी कभी 1 जनवरी को बोलेंगे फंड की आवश्यकता है, कृपया करके 1-1, 2-2 रुपया दें। ऐसा भी किए थे इलेक्शन में भाई, ऐसा नहीं है। आम आदमी बोले ना, आम आदमी को इतना आसानी से जगह थोड़ी मिलता है। पहले यहाँ तक क्लियर है? तो अब आपको एक पैटर्न समझ में आ गया कि अगर हम आर्टिकल्स और पार्ट्स के साथ जाते हैं तो खटाखट एक लाइन से पूरा उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आपको सिंपल क्या करना है, अभी मैंने सिटीजनशिप पढ़ा दिया है, तो जब सिटीजनशिप पढ़ा दिया है 5 से 11, जैसे मैं बोलूँ सिटीजनशिप तो 2 बात याद आना चाहिए, पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11। जैसे मैं पढ़ा दूंगा उसके बाद फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 12 से 35, वो मैं बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, वो मैं सिर्फ चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि अभी नेक्स्ट यही पढ़ाने वाला हूँ, फंडामेंटल राइट्स। तो मैं फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज एक ही साथ पढ़ाऊंगा, ऐसे यूं खत्म। उसके बाद फिर यहां से यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को एक ही साथ पढ़ा दूंगा, ये दोनों खत्म। कुछ बुझा रहा है? अब आप आराम से कनेक्ट कर लोगे आर्टिकल, आपको रटना ही नहीं पड़ेगा, सिंपल कनेक्ट कर दोगे। भूल भी जाओगे तो आपको पता है अच्छा वहां से ये कनेक्ट होगा। जब केंद्र का पावर पढ़ेंगे तो राज्य का पावर समझ लेंगे, केंद्र में राष्ट्रपति को समझेंगे तो राज्य में गवर्नर को समझ लेंगे, केंद्र में पीएम को समझेंगे तो राज्य में सीएम को समझ लेंगे, बात खत्म। अरे बुझा रहा है? तो सर ये एक पार्ट हो गया यहां तक। अब आपका काम ये है, यहां तक आ गया, अब आपको फोटो भेजा हूं, अरे बुझाओ ना। अब ओके, ओपन करिए फोटो, फाटो नहीं फोटो निकालिए, ग्रुप में जो गया था।
ऐसा देख रहा है, ऐसे नहीं गया, गया होगा, देखो गया है, ऐसा देख रहा है, पता नहीं क्या बोल दिया हम, किसी का हमको लग रहा कलेजा ले लिए देख रहा है सर। पैटर्न समझ में आ गया है? मैं एक बार पढ़ के सुना रहा हूं, पहले मिला लेना, और अभी कभी एक बार ना लिख लेना, ताकि घर जाके फ्रेश अक्षर में बड़े से चार्ट पेपर पे चिपका लेना। और एक बात और, सिर्फ इतना से आप पूरा का पूरा आर्टिकल से रिलेटेड सारा क्वेश्चन निपटा दोगे। बीपीएससी में भी 2-3 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है कि पंचायत है तो कौन से आर्टिकल में है, ऐसा कुछ करके। सुन रहे हो? सर ये जो 229 आर्टिकल है इसे हटा दिया गया है। हाँ। पार्ट 7 में। हाँ, पार्ट 7 था, पार्ट 7 को ही खत्म कर दिया गया। अब तो 21 हो गया पार्ट। तो नहीं, ध्यान से समझना, एक जगह 4A भी तो है, 4 के बाद तो 5 होना चाहिए ना, तो 4A भी तो है। इधर इधर गिनिएगा मत, चिंता मत करिएगा, बस दिमाग में ही रखिएगा कि आप सीक्वेंस याद रखें। ऐसे मत गिने के पार्ट, आपसे यूपीएससी पूछने वाला भी नहीं कि कई गो शेड्यूल है, वो ये पूछेगा कि अगर इधर भूमि सुधार हो रहा है तो कौन से शेड्यूल में है, ये नहीं पूछने वाला है कि कई गो शेड्यूल है। वो सब छुटको मुटको एग्जाम के लिए रहने दीजिए, समझ रहे हैं? जहाँ पे एक बार करिए फिर एग्जाम कैंसिल होगा, फिर दोबारा होगा, फिर कैंसिल होगा, फिर तिबारा होगा, फिर कैंसिल, ये छोटे मोटे एग्जाम होता है। इसीलिए इस दुनिया में यूपीएससी एकमात्र ऐसा एग्जाम है, दुनिया में बोल रहा हूँ, जो शायद ही कभी कैंसिल हुआ है और शायद ही कभी कैंसिल होगा। उसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि जिस देश का ब्यूरोक्रेट्स और नौकरशाह का एग्जाम अगर बहुत अच्छे से रिवील हो जा रहा है, तो समझ लीजिए अगर उसका पेपर लीक हो जा रहा है और ऐसा कुछ हो रहा है, उस देश का दुर्गति हो जाएगा सर। इसीलिए बीपीएससी और स्टेट एग्जाम्स में जो पेपर लीक होते हैं उसमें पॉलिटिकली ज़्यादा कुछ चीज़ें होती हैं, ध्यान रखिएगा। राज्य में राजस्थान का भी पेपर लीक होता है, वहाँ पे भी लोग परेशान हैं। राजनीति में पेपर लीक होता है, लेकिन राजनीति में कभी भी गवर्नमेंट को ये पावर नहीं है कि ब्यूरोक्रेट्स का पेपर लीक करा देगा। कारण है, ब्यूरोक्रेट्स जो केंद्र में है वो इतना स्ट्रांग है कि सर वो हिला के रख देगा। कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो पीएम के पास है, वो 2 मिनट में सर हिला के रख देगा, और उसके पावर कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, गवर्नमेंट तो आते जाते रहेगा। बुझा रहा है? तो इसीलिए समझिएगा कि ब्यूरोक्रेट्स और यूपीएससी एग्जाम, इसलिए सर कोरोना था फिर भी एग्जाम हुआ, आंधी तूफान आया था उड़ीसा में फिर भी एग्जाम होगा, क्योंकि यूपीएससी जानता है जिसको देने वाला होगा ना वो आके देगा। क्योंकि आईएएस में त्याग ज्यादा जरूरी है। अरे जो 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग ना अटेम्प्ट गिनते हैं, अटेम्प्ट पे बवाल हो गया, हमारा लास्ट अटेम्प्ट था, हमको ये सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट पागल आदमी, जिसका लास्ट अटेम्प्ट होगा वो एग्जाम कोरोना में छोड़ेगा, वही एग्जाम छोड़ेगा जिसका सर पेट और खाना पीना सुरक्षित हो, एग्जाम देने नहीं जाएगा। बाकी जिसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, जिसने सब छोड़ छाड़ दिया है, वो पेपर छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ेगा सर। टेस्ट लेने के लिए जानते क्या किया जाता है अमेरिका में? पूरे धूप में लगातार बैठा दिया जाता है, कॉन्टिन्यूअस 10 दिन 12 दिन 15 दिन। अब देख लिया जाता है उसमें से वाकई में, क्योंकि जो ओरिजिनल में मेहनत होगा धूप में किया होगा वो रह जाएगा। और एक बात, जितना बर्दाश्त कैपेसिटी होगा, जो सर एसी उसी में रहा हुआ होगा, आपको पता है वो रह पाएगा? 1 दिन ज्यादा से ज्यादा 2 दिन 3 दिन, 15वां दिन जो बच जाता है उसको बुलाया जाता है, एग्जाम लिया जाता है, सिलेक्शन होता है, डन। बात सही भी है, आईएएस में वही आदमी आना भी तो चाहिए जिसने पूरा त्याग करके आया हो। हल्के फुल्के में थोड़ी आ जाइएगा। ये एसएससी चल रहा है, रेलवे चल रहा है, चपरासी चल रहा है कि अब आए या बस हो गया। फॉर्म भर दिए, फॉर्म भरने से 2 महीने पहले कहते पेपर देवे जाए के बाद। यूपीएससी में भर के दिखाइए, बोलिए 2 महीने बाद पेपर देने जाना है सर। प्रीलिम्स में का क्वेश्चन निकल के 2 बार तमाचा मारेगा आपको उसमें, समझ रहे? कि हरामखोर आदमी, औकात में रहो, कहने का लॉजिक है। इसलिए बोल रहे हैं आपको कि सर मतलब आपको बुरा लगना है तो लगे, अच्छा लगना है तो लगे, लेकिन सच बात यही है कि यूपीएससी मात्र एक ऐसा एग्जाम है जो कंसिस्टेंट बिल्कुल रहा है। इसलिए ध्यान रखिएगा। आप देखो, मैं ऐसे सोचता हूँ, आप भी ऐसे सोचना, तभी आप आईएएस बन पाओ। ऐसे सोचना नॉर्मल। सर जिस चीज़ के लिए शिद्दत से तैयारी कर रहे हो ना, उसको एकदम अच्छे से करोगे, कुछ भी छूटे ना, ऐसे करके जाओ यार। एक एक पहलू तैयार करके जाना है भाई, मज़े से, छोड़ के नहीं आएंगे कुछ भी। इस ढंग से अगर पढ़ रहे हो ना, मज़ा आएगा यार। प्यार कर तो यार, ऐसा प्यार हो जाए आईएएस से। जिससे प्यार करो उसको निहाल कर दो, उसको भी लगे कि क्या प्यार किया है। नहीं तो ऐसा प्यार करोगे आज इसके साथ, कहीं किसी और के साथ। अगर ऐसा कर रहे हैं तो कांड होना तय है आपके पास, क्योंकि आप जिसके साथ कर रहे हो वो भी आपके साथ कर रहे हो, वो भी कहीं और इन्वॉल्व है, बात खत्म। आप कैसे सोच सकते हैं कि आप किसी को धोखा दे रहे हैं तो आपको धोखा नहीं दे रहा होगा? आप अगर किसी दूसरे के साथ सेकंड टाइम अगर अफेयर में है तो आप इतना मान के चलिए जिसके साथ आप हैं वो भी कहीं और अफेयर में। सिंपल सा लॉजिक। लड़के लोग इस बात को समझ नहीं पाते, उनको एक्सेप्ट नहीं होता है ना।
हम अफेयर कर सकते हैं। लड़कियां कहता अरे तुम्हारे जैसा लाख आएगा लाख जाएगा, वो तो पूरा दुनिया घुमा देगा कि कैरेक्टर पढ़ाऊंगा आपको, फुलिया का कैरेक्टर है ये साहित्य में। 3 आदमी हमेशा तो लाइन में लगा रहता है पहली बार जब मन 3 आदमी तो परमानेंट है, जब है खलासी जी नाम है उसमें, खल्लासी जी, तो साहित्य में आपको तो कहने का लॉजिक है सिंपल है, बेहुदगीपन है, लड़के ऐसा सोचते हैं तो, क्योंकि आपको दिखेगा आजकल कोई ऐसा इन्वॉल्व नहीं है और आजकल पूरा इंडिपेंडेंस है सबके पास, तो पूरा ऑप्शन है। पहले की तरह नहीं है कि आप बोल दीजिएगा और सह लेगा। इधर आइए देखिए, आप लोग को पढ़ाऊंगा तो पहला आइए समझिए। पहला है यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स टू यूपी टू मीट द चाइल्ड ऑफ एसएनआर। किल है। आप आइए आगे से पार्ट 7 में देखिए ध्यान से एक बार, पार्ट 7 है कि नहीं उसमें नहीं है, तो पार्ट 8 में है आपका यूनियन एंड टेरिटरीज, सॉरी यूनियन टेरिटरीज 239 से 242। पी फॉर पंचायत, कौन सा पार्ट है? पार्ट 9। यही क्वेश्चन पूछा था, पंचायत कौन से आर्टिकल से संबंध है, कौन सा आ गया? पार्ट 9। नीचे है ना एक इंटरेस्टिंग बात है उसमें, पार्ट 9 के अलावा आर्टिकल देखना 243 से लेकर 243 ओ है, ओ जीरो नहीं है, ओ 243 से लेकर कितना? 243 ओ, मतलब उसमें अमेंडमेंट करते गया है। 243 था, 243 ए, उसमें कुछ चेंज किया गया, बी फिर कुछ चेंज, फिर सी, कहां तक गया? ओ तक। बुझा है, बस 26वां लेटर बचने से बच गया, नहीं तो अल्फाबेट में क्या लेटर होता है? 26। इसका कसर पूरा कर देगा म्यूनिसिपैलिटी वाला, देखिए अभी। आइए नीचे, एम फॉर म्यूनिसिपैलिटी है 243 ए से लेकर 243 जेड जी तक है। अच्छा जेड में भी क्या है? जी। अरे बुझा है आपको? तो 243 से लेकर 243 जेड जी, तो जो पंचायत में बच गया था वो सारा कसर कहां पूरा हो गया? म्यूनिसिपैलिटी में। कुछ बुझा रहा है? अब इसको थोड़ा समझने के लिए एक बार लक्ष्मीकांत देख लीजिए ताकि इजी हो जाए, ताकि यहीं पे कनेक्ट हो जाए, नहीं तो बाद में क्या है ना आपको हो जाएगा कंफ्यूजन, और बाद में कहेगा कंफ्यूजी आ गए हैं। तो देख लीजिए इधर, हाँ आइएगा जरा। आर्टिकल कितना है? 243 ना, यहां देखिए ओपन कर रहा हूं मैं, ये रहा पंचायत 243। इधर देखना 243 में डेफिनेशन है कि पंचायत किसको कहेंगे। क्लियर? देखना जरा 243 ए ग्राम सभा, 243 बी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। अब ऐसा ही करते करते ये देखिए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, और सब कैपिटल है कि स्मॉल लेटर है? कैपिटल। और मैंने बताया था कैपिटल लेटर ही हमेशा होगा, तभी हम बोलेंगे कि सर उसमें अमेंडमेंट हुआ है। कैपिटल लेटर होना चाहिए, कंपलसरी है। कैपिटल लेटर ये बताता है कि संविधान के समय ये सब चीज नहीं था, बाद में आया है। नीचे आइए जरा देखिए, म्यूनिसिपैलिटी में मजा आएगा। 243 पी से शुरू है, कहां से शुरू है? तो ओ में जहां तक खत्म हुआ, ओ के बाद पी से कंटिन्यू हुआ, क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और फिर जेड के बाद ए बी सी डी ई। तो 243 जेड ए जेड बी जेड सी और 243 जेड जी। अरे बुझाया कि नहीं बुझाया? सभी को जिसको बुझा गया हाथ खड़े करिए। तो सर आपको काम करना है इसलिए बोल रहा हूं, ये पूरा आर्टिकल ना लिखना है, टेबल में तो वही छापना है जो ये है, ये लिखना है अलग। एक बार पूरा एक बार लिख लीजिए ताकि दिमाग में बस जाएगा। सुन रहे हैं? एक बार बस गया, उसके बाद सिर्फ ये टेक्निक आपको रखना है। क्लियर है जी? आगे आइए रुक जाना। अरे आप लोग थोड़ा सा अलर्ट रहा करिए, सुस्त मत रहा करिए। मनहूस, आई डोंट लाइक मनहूस लोग, आप लोग मनहूस नहीं है, बस एनर्जी थोड़ा सा बरकरार रखिए। आगे आइए। अभी बोल देंगे कि सर उधर नाच हो रहा है तो 10 आदमी जाके नाच के चलेगा इधर से चलिए आइए जरा उसमें देखिए जरा नेक्स्ट सेकंड बहुत यार बहुत मेहनत लगता है, बहुत हंसाना बहलाना फुसलाना एनर्जेटिक कर, नहीं तो क्लास सुस्त होगा तो नहीं पढ़ने में मजा आएगा। चलिए फ्रूट्स टेस्ट स्वीट टू इट, उस पे आइए। एफ फॉर क्या है? फाइनेंस। अरे दिख रहा है? एफ फॉर फाइनेंस, एंड फाइनेंस में आर्टिकल है 264 से 300 कैपिटल ए। क्लियर है जी? आगे आइए। टेस्ट स्वीट के बाद ट्रेड एंड कॉमर्स, टी फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, वाणिज्य व्यापार। उसमें क्या क्या होगा, कितने टैक्स देंगे, क्या देंगे, जीएसटी होगा नहीं होगा, सारा वहां है। पार्ट कितना है? 13, और सर आर्टिकल 301 से 307 तक हो जाएगा। सुन रहे हैं क्या? दूसरा, अब ऐसे ही बढ़ते जाइएगा तो सीधा लास्ट में आइए स्नैक पे, और स्नैक पे है शॉर्ट टाइटल। कितने लोग टाइटल लगा सकते हैं? मतलब टाइटल कैसे लगा सकते हैं कैसे नहीं। जैसे आपको पता है इंजीनियर लोग, याद रखिएगा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि आईएएस खुद अपना टाइटल नहीं लगा सकता,
आईएएस अपने घर पे जो लिखा रहता है ना कि आईएएस नहीं लिख सकता है, वो तो इंडिया में चल लेता है। किन लोगों को टाइटल लगाने का हक है, किन लोगों को टाइटल लगाने का हक नहीं है, उसका भी जिक्र अलग अलग किया गया है, उसके लिए अलग अलग प्रावधान है। इंजीनियर लगा सकता है कि नहीं, जैसे कार्ड पर नहीं लगाते इंजीनियर, इंजीनियर कहीं नहीं लगा सकता, फिर भी कार्ड पर लगा इंजीनियर फलना सिंह। इंजीनियर को कभी भी हक नहीं है अपने नाम के आगे टाइटल लगाया। मैं पढ़ाऊंगा जब आपको फंडामेंटल राइट्स, उसमें बता दूंगा। मिलिट्री में भी कुछ ही डेजिग्नेशन को छोड़कर बाकी कोई और नहीं, जैसे जिसको पद्म भूषण मिला हुआ है, पद्म विभूषण, ये लोग कुछ लोग लगा सकते हैं, उसके बावजूद फिर और कुछ नहीं। बहुत लोग लगा लेते हैं बीए एलएलबी। तो वकील में भी अलग अलग है, एडवोकेट है, किसको उसमें से लगाने का हक है, किसको नहीं। इंडिया में तो कुछ लगा लेगा नीचे, महासचिव, अध्यक्ष, वार्ड समझ रहे, कुछ भी झंडा लेके घूम रहा है, फिर भी वार्ड लगाए हुए है। वार्ड क्या गजब का कनेक्शन है। तो सर ये इधर इधर सुन, सोच के देखिए, 2 सेंटेंस है, 2 सेंटेंस में पूरा आर्टिकल खत्म और शेड्यूल में पूरा काम खत्म। अब क्वेश्चन उठता है, छोटे मोटे एग्जाम्स में पूछता है कि सर कौन सा चीज़ कहाँ से लिया गया है। उसके लिए कुछ टेक्निक बता देता हूँ। होमवर्क आपका ये है कि पूरा आर्टिकल का ये एक तो पेज पे आके घर पे फोटो भेज दीजिएगा। पहली बार घर पे छापा हो जाएगा कि छुट्टी जो करने वाला उसमें छापा ही मारने वाला हूँ मैं, बस यही रहना तुम घर पे। तो फोन करने वाले बोलो सर ऊँख के खेत में बानी, अब वो जो है ना वो कांड मत करना, क्योंकि अभी ऊँख का सीजन है। अभी ज़्यादातर इधर उधर बोल रहे सर अच्छा सीजन, मतलब मुझे अच्छा लगता है, मुझे खेती गृहस्थी पसंद है। वो अलग बात है कि मैं ज़्यादा करता नहीं हूँ, लेकिन इंटरेस्ट बहुत है मुझे। टाइम जब मिलेगा तो करेंगे ज़रूर। चलिए इधर आइए, यहाँ तक पहले क्लियर है, होमवर्क भी क्लियर होगा, ऑल क्लियर। अभी यही लिखवाऊंगा मैं, उसके बाद ये देख लो, फिर पूरा लिखवा लेंगे। एक उसमें देखो आप पीडीएफ जो है, उस पीडीएफ में होगा एलिस डीपी इज नंबर 1 लिख रहा है। तो सर जैसे बोलते हैं ना इसका डीपी नंबर 1 है, तो आप ऐसे देख लो एलिस डीपी इज नंबर 1, ठीक है, इसका डीपी नंबर 1 है। तो जरा देखो वहां पे ई एलिस मतलब है इलेक्शन, मतलब ये एलिस डीपी नंबर 1 जो है आयरलैंड से लिया गया है। तो इलेक्शन जो होता है इंडिया में वो आयरलैंड का कॉन्सेप्ट है। डीपी का मतलब है डीपीएसपी, और डीपीएसपी बताना कौन सा आर्टिकल, पार्ट पहले बताओ। पार्ट यू कैन फ्लाई डायरेक्टली, सोचो ना, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली, डी डीपीएसपी। पार्ट कितना हुआ। अब जो जो बोलूंगा आप मुझे उस टेक्निक से बताना कौन सा पार्ट में जाएगा। एक बार पार्ट दिमाग में आ जाएगा तो आर्टिकल्स भी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट। तो सर अब बताइए जरा, एलिस डीपी, एली मतलब इलेक्शन, डीपी मतलब डीपीएसपी, उसमें है नंबर 1, उसका मतलब है नॉमिनेशन टू राज्यसभा। तो राज्यसभा में कौन से मेंबर को बनाया जाएगा, कैसे होगा, ये भी कहां से लिया गया है, आयरलैंड से। तो सर एलिस डीपी इज नंबर 1, और मैं याद रखने के लिए मैं कैसे याद रखता हूं, तो ऐसे याद रखना, एलिस डीपी इज नंबर 1 इन आयरलैंड, ताकि ये भी तो पता हो कि सर ऐसा ना हो कि टेक्निक याद रहे, कहाँ का है ये याद नहीं रहे, तो हो गया, फिर क्या फायदा है। आपको खाली याद आ रहा है एलईडीपी नंबर 1, एलईडीपी आयरलैंड के, जब याद आ रहा है स्विट्जरलैंड। समझ रहे हैं आप, क्वेश्चन पूछा कि इलेक्शन का प्रोसेस कहाँ से है, तो आपको इसलिए लिख लेना एलईडीपी इज नंबर 1 इन इंटायर आयरलैंड, ऐसे करके। दूसरा पार्ले बिस्किट दिख रहा है, नाम तो सुना होगा, तो चलो पार्ले बिस्कुट नहीं है, बिस्किट बोल देना। वैसे गांव में बिस्कुटे बोला जाता है, और महिला आंचल में भी बिस्कुटे शब्द है। उसमें नाम है कालीचरण, और कालीचरण जो है बिस्कुट खरीद के लाया है। कहता है कि बिस्कुट में मुर्गी का बच्चा होता है, इसलिए खाने पे कुरकुर बचता है तो इसलिए वो नहीं खाता है। वो कहता है बिस्कुट के अंदर, चूंकि वो बहुत वेजिटेरियन होता है, तो बोलता है कि बिस्कुट के अंदर मुर्गी का बच्चा है, खाने पे कुर से बचता है, इसीलिए बिस्कुट नहीं खाता। लेकिन फिर भी बोला, फिर भी खाता है, क्यों दूसरों के लिए लाया है। पार्ले बिस्किट, पहला है पीए पार्लियामेंट, दिख रहा है वहां पे। दूसरा BI से नीचे आइएगा, इधर इधर, पार्ले रूल ऑफ लॉ, जिनको पढ़ाया हूं पता है ना, आपको भी बताया, रूल ऑफ लॉ, लॉ इज ग्रेटर देन पीपल। ये कहां से लिया गया है, वहां पे कैमरे देखना सर, यूके। तो लिखना पार्ले बिस्किट, ऐसे लिखना पार्ले बिस्किट इज पॉपुलर इन यूके, ठीक है। पार्ले, आप अपना टेक्निक ये सब लिखना है, अभी का अभी लिखना, अभी तो मैच करवा रहा हूं खाली। पार्ले बिस्किट इज नंबर 1, सॉरी पॉपुलर इन यूके। आ गया दूसरा पॉइंट। तो सर P फॉर पार्लियामेंट हो गया, रूल ऑफ लॉ। L फॉर लेजिस्लेटिव, दिख रहा है क्या, तो लेजिस्लेटिव इज ऑल्सो, विधायिका, वो भी लिया गया है कहां से, यूके से। ये सारा यूके। और ऐसे भी देखो सर, यूके से यूनाइटेड किंगडम बताया ना, करीब बताया 4,
तो सर ब्रिटेन और उससे उनसे तो बहुत अधिकतर चीज़ हमने लिया है, तो मैक्सिमम चीज़ वहाँ से ले ही लिया है। आगे नेक्स्ट, BI मतलब होता है बाई कैमरलिज्म। बाई कैमरलिज्म का मीनिंग है दो द्विसदनीय, दो अलग, जैसे लोकसभा भी है तो राज्यसभा भी है, इस टाइप से दो सिस्टम। नीचे है S फॉर सिंगल सिटीजनशिप, SI सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से लिया गया है? यूके से, मतलब एकल नागरिकता। भारत में हम एक ही है, जैसे एक ही है, इंडियन है, क्या है? इंडियन, तो इसलिए वो कहाँ से लिया गया? यूके से। नीचे आओ, CAG, ये है कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये आपको एक छोटे छोटे सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पर्स भी बोलते हैं। भारत का जितना भी पैसा इधर उधर होता है उसमें CAG ही जिम्मेदार है। जैसे एक अकाउंटेंट समझ लीजिए, अकाउंटेंट नहीं होता कितना खर्चा हुआ, कितना क्या, उस तरह से CAG एक है। ये भी UPSC से ही आप बन सकते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद है, उसके बगल में मैंने एक और चीज लिखा है, साइन बाय इज ए कॉम्प्लेक्स लॉ। वहां ध्यान से देखो, लिखा हुआ है क्या? साइन बाय इज ए कॉम्प्लेक्स लॉ। इसका भी सेम मीनिंग है, SIN, ये सब कुछ सेम जो इधर है वैसा ही उधर भी है, बस फर्क ये है कि यहाँ पे रीट, याचिका पढ़ाऊंगा आपको आगे। रिट्स क्या होता है? रिट्स अलग अलग होता है, मैंडामस, सर्सिओरारी, ये सब कुछ। तो रिट्स जो पढ़ाऊंगा याचिका, तो याचिका भी कहाँ से लिया गया है सर? यूके से। बोल लो कहाँ से? अभी तो 10 नहीं बजाए, आप लोग को हालत अभी खराब हो रहा है। नीचे आओ इधर। उसके बाद तीसरा है, कैन आई नो फेट्स एड्रेस? क्या मैं फेट्स का एड्रेस जान सकता हूं या जान सकती हूं? तो कैन मतलब है कनाडा, आई हटा दीजिए, नो उसमें है फेड, फेड में है फेडरल विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, याद है? फेडरल विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, तो क्या बोलेंगे इंडिया को? फेडरल विथ यूनिटरी बायस। तो कहां से लिया गया है? कनाडा से। और कनाडा कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में? मैप पे सोच के बताओ कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका। चलो आगे आओ। फेड्स एड्रेस के बाद एड्रेस, एड्रेस का मीनिंग है एडवाइजरी। जितना भी एडवाइजरी ग्रुप है, एडवाइजरी कमिटी है, ये सब कनाडा से लिया गया है। आगे कनाडा में है, एक है वहां पे रेसिड्यूरी होगा। रेसिड्यूरी का मीनिंग होता है कि ऑसेस पावर, बाकी बहुत सारा पावर वहां से लिया गया है, उसको अभी इग्नोर करेंगे। नीचे आइए, 4th नंबर, प्रेसिडेंट्स नीड्स फंड फॉर रिमूवल ऑफ प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड जजेज इन यूएसए। प्रेसिडेंट को फंड चाहिए ताकि अभी वाइस प्रेसिडेंट को और प्रेजेंट वाले जो हैं उनको हटाया जाए। कहाँ से? यूएसए में। तो पहला है प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट जो आया है हमारे यहाँ वो यूएसए से लिया गया। नीड्स फंड, फंड का मीनिंग है कि फंड किसको कितना दिया जाएगा, कितना नहीं दिया जाएगा, ये भी यूएसए का कॉन्सेप्ट है। रिमूवल ऑफ प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जाए, आपको पढ़ाया हूँ स्पेशल मेजोरिटी में कि वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए स्पेशल मेजोरिटी अलग लगेगा, और स्पेशल मेजोरिटी लगेगा क्योंकि वो राज्यसभा का चेयरमैन भी है, इसलिए उसको अलग मेजोरिटी लगता है। तो सर ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? यूएसए से। अरे सुन लो, कहाँ से? रिवाइज जाके कर लेना, जब आपको रिवाइज नहीं हो तो समझ लेना कि बेकार है। उसके बाद है जजेज, तो जज को हटाने के लिए, चाहे प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जो प्रोसेस है वो यूएसए से लिया गया है। अब मुझे बताना जरा सोच के, मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही, सेंटेंस खाली बोल रहा हूँ, दिमाग में सेंटेंस रखो और उस सेंटेंस के वर्ड से बताना कि कौन सा चीज कहाँ पे होगा, आइडिया लगाना। रेडी हो? जोर से बोले, ऐसा ना? सब लोग यही हो ना? कुछ लोग मन में प्लान चल रहा है, 27 हो गया 3 दिन बाकी है। बहुत लोग इंतजार में रहता है कि 1 जनवरी को प्रपोज करेंगे, बढ़िया दिन है भाई, प्रपोज कुछ भी हो सकता है। अच्छा, जानबूझ के इस बारे में इसलिए डिस्कशन है क्योंकि आपको ये आइडिया रहना चाहिए, समझ रहे? इतना कॉमन डिस्कशन बना दो कि इसका असर ही नहीं पड़े, क्योंकि बिहार में क्या है ना, बहुत लॉजिक है। यहाँ तो अगर एक लड़की पेन मांग लेती है ना, कलम, अरे इधर का अलग ही लॉजिक है, आप समझ रहे? यहाँ का अलग मानसिकता है, अलग मेंटालिटी है। एक पेन के चक्कर में भाई वो सब सोच लिया, बच्चे उच्चे का नाम भी सोच लिया वो अपना आगे, सब एक पेन, गजब हाल। ये वो लोग हैं सर जो जीवन भर मतलब पढ़े हैं, कोई एजुकेशन में नहीं पढ़े हैं, अकेले पढ़े हैं, जो बॉयज स्कूल या उसमें, उन लोग का यही हाल होता है। एक जन खाली बस खाली बोल दिया, सर वो तो बोल रहा है, जो पेन खाली उठा के दे दो, अपना हाथ नहीं धो रहा है वो, समझ रहे? हाथ, अजीब अजीब हाल है ये सर, एकदम फुहड़ किस्म का आशिक है एकदम उसको देख के घिन आएगा, ऐसा मत बनिएगा। बाकी सर आप लोग से याद रखिएगा, आईएएस में जब आप जाते हैं आपका मानसिकता ही आपको आईएएस बनाता है। आप जितना ओपन रहेंगे उतना फायदा है। आईएएस में तभी आप बन पाएंगे क्योंकि सर आपको काम उन लोगों के साथ करना है, और अगर आपको जब भी पूरा चीज़ वर्क प्रोफेशनल से मिलेगा और आपकी मेंटालिटी इतनी नीच है तो आप बन नहीं पाएंगे। आप इसलिए जितने टॉपर को देखो ना, बड़ा फ्रैंक होगा,
बड़ा ओपन होगा, आईएएस कट दिखना हो, वो तो एकदम क्लियर कट होगा। दो ही ऑप्शन है, या तो इग्नोर कर देगा या अपने काम में बिजी रहेगा, बात खत्म। अपने काम में इतना बिजी रहो कि टाइम ही ना मिले, और कुछ लोग इसलिए, तो ध्यान रखिएगा। बहरहाल अभी सर फिर से बोल रहा हूं, पहला है एलिस डीपी इज नंबर 1 इन आयरलैंड, याद है। दूसरा पॉइंट पार्ले बिस्किट, याद रहेगा। तीसरा है कैन आई नो फेड्स एड्रेस, याद रहेगा। फोर्थ, चौथा प्रेसिडेंट नीड फंड्स फॉर रिमूवल ऑफ प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड जजेज इन यूएसए। क्लियर है जी। चलो मेरी तरफ देखो, अब इधर क्विक। अब बताओ जरा कि इलेक्शन कहां से लिए गए, कहां से? आयरलैंड। नॉर्दर्न आयरलैंड की खाली आयरलैंड? आयरलैंड। बताना डीपीएसपी कहां से लिया गया? आयरलैंड से। सिंगल सिटीजनशिप कहां से लिया गया है? कहां से? यूके। कहां से लिया गया? यूके। अब बताना जरा नेक्स्ट, बाई कैमरलिज्म, द्विसदनीय, कहां से लिया गया? यूके। बहुत बढ़िया। बताना जरा पार्लियामेंट कहां से लिया गया है? पार्लियामेंट, अरे पार्ले बिस्किट। अच्छा बताना विधायिका कहां से लिया गया? लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव, पार्ले, पीए, पार्लियामेंट हो गया आर से, एल फॉर लेजिस्लेटिव। ध्यान रखा करो, कहां है? पार्ले बिस्किट इन यूके या पॉपुलर इन यूके। क्लियर है जी। बताना जरा कहां से लिया गया है फेडरलिज्म? कनाडा से। तो कनाडा दिमाग में रखिएगा। एडवाइजरी ग्रुप कहां से लिया गया है? कनाडा से। बताइए रिमूवल ऑफ जजेस कहां से? यूएसए से। बहुत बढ़िया। रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कहां से? अब ये जो चीज है ना, ये आराम से याद हो गया। अब पता है यही रटते हैं लोग, समझ में आया कि रट रट के दिमाग चोखा बनाया हुआ है। इलेक्शन लेवल गलबा कहां से? अच्छा देखिएगा, आप लॉज में मैंने देखा है, यहाँ का लॉज का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, ध्यान से समझ। यहाँ का मैंने देखा है, दिल्ली वगैरह में लॉज का कॉन्सेप्ट नहीं चलता है, वहाँ पीजी चलता है, पीजी। तो वहाँ पे थोड़ा अलग चलता है, वहाँ पे कोई एक दूसरे से, पीजी में सब बिजी रहते हैं, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे लॉज में क्या होता है? लॉज में एक ही चीज होता है, क्या करेगा बार बार? एक जन का सब्जी खत्म होगा तो दूसरे से, समझ रहे हैं? एक जन का सिलेंडर खत्म होगा तो दूसरे से। अच्छा वो भी बोलेगा याद बा हम सिलेंडर दे ले रहे हैं सर बार बोलेगा। यहाँ पे अलग है। और पढ़ने का तरीका क्या होता है? पूछेगा, है किताब लो, अब पूछ लिया। सर ये बहुत गलत तरीका है, मैं बता रहा हूँ। अगर आपसे कोई पूछने की जरूरत पड़ रहा है तो बेकार है। आप उससे बेहतर ऑप्शन बता रहा हूँ, घर पे जाना, भाई बहन किसी को दे देना, और ऐसे भाई बहन को देना जिसको गुस्सा खूब आता हो, और उसको बोलना कि वो आपसे पूछे, और आपने एक गलत जवाब दिया, उसके बाद जो आपका उपाय करेगा वो ये पढ़ लो जाके मोतिहारी में इतना बोलेगा, आप सीख लेगा। जैसे अन्नू कुमारी जब रैंक 2 आया उनका, तो वो अपने बेटे के साथ नहीं थी, तो उनका बच्चा तो उसको छोड़ के अपने वो घर पे शिफ्ट थी, क्योंकि वो उनको पता था डिस्टर्बेंस होगा, इसलिए वो घर पे रख दी थी। तो उनका बच्चा भी उनको पहचान नहीं पा रहा था। जब वो उनके पास जाकर सोई आईएएस बनने के बाद, तो बोले कि कोई आंटी आके सो रही है, जाके अपनी दादी को बोले कि मेरे पास कोई आंटी आके सो गई है। माँ को नहीं पहचान रही, इतना बड़ा सेक्रीफाइस होता है, आप सोचिए। तो वो क्या करती थी कि वहाँ पे अपने बच्चों लोग को बोल देती कि बेटे जब तुमको लगे कि मैं नहीं पढ़ रही हूँ तो मुझे टोक देना कि मासी आप नहीं पढ़ रहे हो। तो सारे बच्चों को घर में बोल दी थी कि जब जब तुम्हें लगे कि मैं नहीं पढ़ रही हूँ तब तब आके हमको बोल देना तुम नहीं पढ़ रहे हो। समझ रहे हो सर? अपने आसपास ऐसा माहौल बना दिया कि आप पे इतना प्रेशर क्रिएट रहा कि सर आपको बार बार याद, आप डिस्टर्ब होना भी चाहते हो तो आदमी याद दिला देगा, यार आईएएस बनना था तुमको, क्या कर रहे हो, फिर तुम ट्रैक पे आ जाओगे। तो हर कोई अपना अपना तरीका अलग अलग निकालता है, आप भी वैसा ही तरीका निकालो कुछ भी जिससे प्रेशर बना रहे, काम चलता रहे। आप समझ पा रहे हैं? और आपको ये निकालना पड़ेगा, नहीं बनना है तो। जैसे कुछ लोग हैं, हालांकि वो नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग बाल में जैसे बांध के ऊपर रस्सी से बांध लिए थे, सही बात है, क्योंकि उनको नींद बहुत ज्यादा आता था तो बार बार वो बांध लिए थे ऊपर, जब जब झपकी आता था, समझ रहे हैं? हाँ, तो अपना काम। तो ये जो चीजें हैं, हालांकि ये करिएगा मत, इतना जरूरी नहीं इस लेवल पे। कुछ लोग ऐसे करते हैं जिनमें बहुत प्रॉब्लम है। आप लोग तो फिर भी बहुत कॉन्सेंट्रेटेड बंदे हैं, आप लोग के पास दिमाग ठीक है। आपको बस एक ही काम करना है कि चारों तरफ से ध्यान हटा के एक कमरे पर ध्यान लगा देना है, बस बात खत्म। आपको उतने पंगे नहीं करने। और जानबूझ के किसी ऐसे लोग से बोल दो कि आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जानबूझ के, ताकि वो देखो लोग को बोल दो ना तो लोग आपको भूलने नहीं देगा। आप भूल जाओगे, लोग भूलने नहीं देगा। दिल्ली में अगर मैं मान लो हूं तो मैं क्या कर, सब दुकानदार बोलिए क्या करता है इसकी तैयारी, जब जाते पूछता था कावेल, आप समझ रहे? अब उसको पॉजिटिव लोग फट से आओ, पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि दुकानदार कभी भूलने नहीं देगा आपको, लोग आपको कभी भूलने नहीं देंगे।
इसलिए जब आप पे प्रेशर नहीं बने, कंसंट्रेशन नहीं बने, तो आसपास 3-4 लोगों को बोल दीजिए, उपाटू उपाटू आदमी को, जो बार बार आपको क्या याद दिलाता है, नहीं बोलता कहा हीरो आइस का तैयारी चल रहा था कहाँ, फिर आपको लगेगा, उसको पॉजिटिव लीजिएगा, फिर आके बैठ जाइएगा। क्या हो गया, 3 दिन बर्बाद हो गया, तो चौथे दिन बैठ जाओ टकाटक। क्योंकि कभी कभी इंसान इतना बिजी हो जाता है काम में कि उसको खुद पता नहीं चलता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो यही लोग काम आते हैं उस समय, जो बोलेंगे ए मर्दे कर, तू तो कॉलेरा आई के अब क्या करता है एसएससी, ए शर्म नहीं क्या होता तो आई इसके बाद एसएससी पे। तो अब ये जो इस टाइप के लोग हैं ना, इसको पॉजिटिव लेके कर लीजिएगा। और ऐसे एक टॉपर नहीं, 1000 टॉपर। आप रवि सिहाग को जानते हैं, करिश कटारिया को जानते हैं, अक्षर जैन सर को जानते हैं, सब ने अपने घर में वैसा ही माहौल बना के रख दिया था कि जब जब ना पढ़ूं तब तब मम्मी को, मम्मी बोल दियो, और जब पढ़ने का मन नहीं करे तो काम मम्मी को बोल दिया कि बस द हिंदू पढ़ के सुना दीजिए। अलग बात है मम्मी को पढ़ना आना चाहिए, बट फिर भी बहन है तो बहन द हिंदू पढ़ के सुना देते थे, बस बैठ के सुन लिए। कम से कम टाइम वेस्ट भी हो रहा है तब भी वेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको न्यूज़ पता दिमाग में जा रहा है। पापा कभी है, पापा कभी जोर जोर से पढ़ के द हिंदू सुना दिए, आपका टाइम यूटिलाइज। आप चाय पी रहे हैं फिर भी आप करंट अफेयर सुन रहे हैं, तो आपको ये करना पड़ेगा। एक मॉडल है ऐश्वर्या सोरेन, आपने देखा भी होगा, ये पॉपुलर भी थे। तो ऐश्वर्या सोरेन मॉडलिंग छोड़कर और वापस 1 साल तैयारी की और 1 साल में धूम मचा दिया, बढ़िया रैंक, सब तगड़ा रैंक। तो ऐश्वर्या सोरेन ने क्या बोला, सोचिए 1-1.5 साल रूम से नहीं निकला। पागल थोड़ी होते हैं टॉपर्स, उनको पता है कि हमको फोकस कैसे करना है, तो फोकस करने के लिए अपने घर में भी वैसे ही सबको बोल दिया था। मॉडलिंग से आईएएस में आना इतना आसान थोड़ी होता है। फिर भी 1 साल फोकस किया और एक अटेम्प्ट में खींच दिया। भाई को बोल दिया था कि जो जो नोट्स का जरूरत पड़ेगा भेजते जाना और बार बार मेरा देखते जाना कि हम क्या पढ़े नहीं पढ़े। तो इसीलिए आप अपने आसपास इस तरह से रखिए। इसलिए आपको बताया जाता हूँ क्योंकि इधर जानते हैं मोतिहारी का चैलेंज ये नहीं है कि बच्चे पढ़ने में तेज नहीं है। मोतिहारी का चैलेंज ये है कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे अपने आप को बचाना है। 1000 डिस्ट्रैक्शन है, कभी मॉल वाला गाना बजा देगा, कभी बगल वाला गाना बजा देगा, कभी वो घूमने चल जाएगा, कभी कुछ चल जाएगा, ये डिस्ट्रैक्शन है। इसलिए अपने आप को उससे बचाइएगा। कभी दोस्त बोलेगा मूवी देख के आते हैं, फर्स्ट ईयर है मूवी देख के आते हैं, अरे बोल दो भाई। अपने घर होते हुए टॉपर लोग बगल में रूम लेकर रहे इसलिए कि बर्थडे उड्डे में ना जा पाए। सोचो बगल में घर है, नहीं जा पाए, 31 एज है, लास्ट अटेम्प्ट है, आईएएस बन गई, हो गया। 31 साल तक लड़कियों को मौका नहीं मिलता है, एक मौका मिला सर, बन गई। जब आईएएस बनी तो हो गया सारा काम। आखिर उस समय तक सारे लोग नाराज हो गए थे, लेकिन जब आईएएस बन जाइएगा तो बस हो गया काम आपका। और बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अरविंद केजरीवाल को जानते हैं आप लोग, बस थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि पूछने वाला हूँ आर्टिकल उसके बाद। अरविंद केजरीवाल सर जब नए नए बोले तो हम बोले कि हमको कोई गार्ड उड़ नहीं चाहिए, याद है आपको? वो बोले थे हमको कोई गार्ड उड़ नहीं चाहिए, कोई सीएम का हमको गार्ड उड़ नहीं चाहिए। तो सर वो गाजियाबाद में रहते थे, तो गाजियाबाद आता है यूपी के एरिया में। योगी आदित्यनाथ और उसके उस समय जो भी उसके पहले जो भी थे मुख्यमंत्री, उन्होंने ये बोला था, जो उस समय के डीएसपी और डीवाईएसपी वहाँ पे जो थे, उनको सीधे बोला था कि अगर यूपी में कुछ हो गया अगर इसको तो समझ लेना तुम लोग, क्योंकि वो तो यूपी में है ना, और यूपी किसके अंदर में आता है। और ये सर इसके पास जा रहे हैं डीवाईएसपी, सर गार्ड, अरे नहीं रखना गार्ड, बोला तब बैठ जाएंगे, आंदोलन करने लगेंगे क्योंकि आंदोलन से आए हैं। तो सर यूपी के सरकार को इतना टेंशन हो गया कि क्या किया जाए। अब सोचिए आप एसपी हैं, आप डीवाईएसपी हैं, आपकी जिम्मेदारी है। वो तो सीएम बोल रहा नहीं लेंगे, लेकिन ऊपर से क्या आदेश आ रहा है कि सीएम को कुछ हुआ तो समझ लेना भाई, क्योंकि उसका तो काम है ना बचाना। अब इस केस में आप क्या डिसीजन लीजिएगा समझिए। तो क्या करता था ये सब, पूरा सादा ड्रेस में पीछे से वो गाड़ी, वो अपना वैगनआर में जा रहा है, लाल कलर का वैगनआर में भाई। उस पर गाजियाबाद ऐसा एरिया, ऐसे जिला गाजियाबाद ऐसे ऐसे बने हुए समझ रहे कि बवाल है ऐसे ही। अब बस इन लोग को ये लगता था कि किसी तरीके से इसको ठेल ठाल के दिल्ली पहुंचा दो, उसके बाद हमारा जिम्मेदारी थोड़ी है भाई। मरे तो दिल्ली में मरे, इधर यूपी में नहीं मरे। तो जब वो गाजियाबाद से निकलते थे तो सादा ड्रेस में, रियल स्टोरी है, जब वो निकलते तो सादा ड्रेस में पीछे सब होता था। अच्छा जैसे ये पीछे ताकते तो सब भी पीछे ताकता था भाई। वो बोले कि हमको नहीं चाहिए, लेकिन इन सिचुएशन में आपको डील करना पड़ता है। आप यूपीएस से तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या जरूरी है क्या नहीं। तो उसी तरीके से आप ऐसे चीज़ के लिए तैयार रहिए जो बहुत अकस्मात होगा, और आईएएस को हर उस सारी चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए जो बिल्कुल अनफॉर्चुनेट होना चाहिए। बहरहाल इधर आइए। तो सर अब पूरा का पूरा पार्ट एक बार में देखिएगा, टेक्निक बस रिपीट कर रहा हूँ। आपका होमवर्क आपको क्लियर है कि क्या करना है, चिपकाना है अलग से, लिखना है अलग से, पूरा डिटेल्ड, और उसके बाद लिख के एक बार लिख लेना है, ताकि एक बार लिख लीजिएगा तो पूरा शब्द क्लियर हो जाएगा। अब पूरा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, बस आप आइडिया से बताना, मैं पूरा मिटा रहा हूं और देखता हूं क्या कौन सा कितना जवाब देता है। रेडी हो क्या? जोर से बोले ऐसा ना हो तो बताना जरा ध्यान से, बिना इधर देखे सोच के बताना कि फाइनेंस कौन से भाग में होना चाहिए। हाँ कौन से पार्ट्स में?
फाइनेंस बोला हूं। 13। चलो एक बात बताना, ध्यान से समझना, मैं ये क्यों पूछा हूं समझना। इधर देखो, जो मैंने पहला बोला है यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट से लेकर, तो कहां तक गया है पहले पार्ट्स वो दिमाग में रखो, निकालो पहले। अब लॉजिकली याद करो कहां। नहीं मैंने लिखवाने का छोड़ो, उस पीडीएफ में देखो जो मैंने भेजा है ग्रुप में, उसमें देखिए कहां तक है उस सेंटेंस में, ये बताओ। 8 तक है, क्या बात कर, 11 होगा ना। हाँ 11, पार्ट कितना है 11, तो दूसरा जो फ्रूट से स्टार्ट होगा वो 12 से स्टार्ट होगा, तो एफ फॉर फाइनेंस, तो ये वाला याद रखना इधर। इसीलिए क्या याद रखना है, पहला सेंटेंस में मैंने पार्ट 11 तक लिखवाया है। अरे 22 पार्ट है ना जी, तो 22 पार्ट को 2-2 पार्ट में डिवाइड कर लो, तो 11 तक इधर याद रखो, और फ्रूट से फाइनेंस याद रखो, और 12 से स्टार्ट करो। कुछ बुझा रहा है? अब मुझे बताना दूसरा चीज। सर इधर देखना, सरकार चाहती है, मेरी तरफ देखना, कि राज्यसभा के सीट में चेंज करे, कौन से शेड्यूल में चेंज करना चाहेगी, सोच के बताइएगा। शेड्यूल बोला हूं, तो TEAR, आर मतलब क्या है, राज्यसभा, तो 4 हुआ, 5 कहां चल गया, एस फॉर तो शेड्यूल वाला हो गया, शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल एरियाज। आप लोगों को भी एक प्रॉब्लम है ना, इधर से बोला 5 4 5 चल बोल, ये बोल रहा है हम भी बोल दे रहे हैं। अरे अपना सोचना है, अगर बोल रहे हो तो बोलो छोड़ देते। अब बताओ जरा कि सर स्टेट में, ध्यान से समझना, स्टेट में कुछ भी अगर चेंज करना है राज्य में, तो कौन सा पार्ट होना चाहिए? पार्ट बोला हूं, अभी शेड्यूल कहां बोला हूं, सुन तो लो क्या बोला हूं, पार्ट्स बोला हूं, भाग, शेड्यूल है नहीं। हाँ पार्ट 6 सोच लिए। सही सोचना, अगर सोचना भी तो सोच पा रहे हो कुछ, मतलब सोच पा रहे हो कुछ। चलो बताना, फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से पार्ट में आएगा? फंडामेंटल ड्यूटीज बोला हूं, फंडामेंटल राइट्स नहीं बोला हूं। तो राइट्स, फंडामेंटल राइट्स 3 में है, 4 में क्या है, DPSP, और 4A में है फंडामेंटल ड्यूटीज। अरे कुछ बुझा रहा है? बहुत बढ़िया। तो बताना जरा, एक बार और पूछ लेते हैं। पार्लियामेंट, मेरी तरफ देखना सब, चीटिंग नहीं, सबको उसकी कसम। पार्लियामेंट कहां से आया है? हम बोला यूपी से कोई बोल रहा है। ये तो पूरा माहौल बना दिया एकदम कि सर कहां से है, तो यूपी से है। चलिए हाँ ठीक है, बताइए दूसरा। ये वाला सही बताना, मतलब मैं चाहता हूँ कि सही बताए। सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से आया है? यूके से। बहुत बढ़िया। अब बताना जरा, लेजिस्लेटिव कहाँ से आया? यूके। गजब, मतलब गजब पढ़ रहे हैं आप लोग। रिमूवल ऑफ जजेज यूएसए। गुड। DPSP आयरलैंड। पक्का बताना। नॉमिनेशन टू राज्यसभा आयरलैंड, LSDP इज नंबर 1 इन आयरलैंड, तो नंबर 1 जो है नॉमिनेशन टू राज्यसभा। अब लास्ट बता दो बस, उसके बाद काम आगे बढ़ते। इलेक्शन कहाँ से आया है? कहाँ से? आयरलैंड से। अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, इजीली कनेक्ट कर सकते हो, मतलब 2-2 मिनट में आराम से धाए कनेक्ट हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा। दिक्कत होगा क्या? चलो अब लास्ट बता दो, एफर्मेशन जो शपथ लेना है वो कौन से शेड्यूल्स में है? जिसको जिसको पता है वो हाथ खड़े करो। किसको इसको लगता है शेड्यूल 3? सभी को लगता है। ए फॉर एफर्मेशन, ओथ, शपथ। बताना जरा, अगर चेंज हुआ है ऑफिशियल लैंग्वेज में तो कौन से शेड्यूल में जाएगा? शेड्यूल 8 पक्का। अगर म्यूनिसिपैलिटी में चेंज हुआ तो कौन से शेड्यूल में? म्यूनिसिपैलिटी बोला हूं, 12 PM, टीयर्स ऑफ होल्ड PM। अलर्ट रहा करो, दिमाग खोल के रखा करो, बंद मत करो ढक्कन। अब बताना जरा, फेडरल स्ट्रक्चर कौन सा शेड्यूल में है? 7। आप लोग को मैं जानते हो क्यों पूछ रहा हूं, पहले देखो कि रिकॉल कैसे करना है। आप लोग शब्द पे मत जाओ, गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा देखो, 5 5 10 और 2 12, ऐसा याद रखोगे ना तो 5 से याद रहेगा, 2 7, ऐसे याद रहेगा। आप ऐसे चलो TEA। क्या है ये बच्चा वाला? अरे इसलिए तो मैं इधर 5 5 लिखा हूं कि इधर 5 इधर 5। तो जैसे बोल रहा हूँ शेड्यूल कौन सा?
पहाड़ा नहीं होता, एकाएक दू का दू। आप पढ़ते, मैं बोला ना, आप इतने मजे मजे में पढ़ के चले जाओगे, आपको कुछ पता तक नहीं चलेगा क्या सीख के गए हो आप, समझ रहे हो, मजा आएगा। आगे आओ, लास्ट बता दो, उसके बाद खत्म करते हैं। बताना जरा, लैंड रिफॉर्म्स कौन से शेड्यूल में आएगा? शेड्यूल लैंड रिफॉर्म्स 9 पक्का? तो बताओ, डिफेक्शन लॉ, दल बदलू, कौन से में आएगा? 10। अरे 10 ही आएगा ना, ठीक। शेड्यूल ट्राइब्स किस में आएगा? 5। चलो बताओ जरा कि सैलरी वगैरह कहाँ पे आएगा? प्रेसिडेंट वगैरह का। शेड्यूल 2 इमोल्यूमेंट्स, ई फॉर इमोल्यूमेंट्स। यहाँ तक क्लियर है? तो आई डोंट थिंक कि आप गलत करेंगे, ठीक है जी। तो आप ये पूरा काम एक पेपर पे, जो मैंने आपको पीडीएफ भेजा, देखो मैंने कैसे अटाया है उसमें, तो कोशिश करना अट जाए तो ठीक है। पहले 1-2 बार साइड में लिख लेना, तब उतना थोड़ा बड़ा लिखना। मैं तो छोटा जानबूझ के लिखा हूँ, आप बड़ा लिखना, ताकि अब ऐसा इतना छोटा लिख लो कि दीवार के पास से जाकर देखना पड़े। क्या है, रूम में क्यों रखा जाता है कि आप दूर भी हो तो दिख जाए। अब इतना छोटा लिखेंगे, जब तक पास नहीं है नहीं दिखे, इसलिए रूम में आप कर लीजिएगा। जहाँ जहाँ आप ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे, जैसे मैंने हैबिट बनाया हुआ है कि जो चीज़ मुझे करना होता है तो मैं पेपर पे लिख देता हूँ। जैसे मान लो आज काम है कि ये करना है, तो छोटे छोटे टुकड़े पे 4-5 लिख दूंगा, बैग में डाल दूंगा, पर्स में डाल दूंगा, पॉकेट में डाल दूंगा, हर जगह डाल दूंगा, ताकि दिन रात वही चीज़ दिमाग में चलता रहे। जैसे मुझे 99% लाना था, मेरा टारगेट था कि मैं लाना है 10th में 99, तो मैं हर जगह क्या है 99% लिख के डाल दिया था। होता क्या है, पॉकेट में रखे हुए हो, ऐसे टच किए, टच होगा कागज़, अरे होगा ना, याद आएगा, अरे अब अपने काम पे चल जाओ। ये बहुत कमाल का टेक्निक है, मैं बता रहा हूँ, बहुत काम करता है ये। अब आप इधर मान लो आप खैनी खाने वाले आदमी हो मान लो, तो सर क्या है, चुनौती रख ली हो इसमें, जब टच होगा तब तो खैनी खाने का मन करेगा नहीं करेगा, इसीलिए हाँ। अरे एग्जाम में आ गया था सब चुनौती लेकर, एग्जाम में, और टीचर चेक करे क्या है, वो कान में बोला सर मत बोलिएगा, सर मत बोलिए, चुनौती लेके आए जी तुम एग्जाम देने आए, कर जाओ जब मगर गया, वो कर नहीं बोलिएगा। ऐसे ऐसे लोग एग्जाम देने गए। एक जन आके मेरे से पूछ रहा है बाद में, सर पूछ रहा है क्या कि एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी होता है। अवध ओझा सर से भी पूछा था, तो अवध ओझा से कहा, उनको लगा क्या कि ये इनका बेटा उटा पढ़ता होगा। वो कह रहा नहीं सर हम ही है, मेरा भी 2 अटेम्प्ट बाकी है। आप समझ, इतने बड़े हैं। एक खास एज के बाद आईएएस बनने का मजा गायब हो जाता है, एक खास एज तक ही आईएएस बनने का मजा आता है, हाँ या ना? तो चलिए, भुला लिया, अब जल्दी निकालिए एटलस, यूरोप खत्म करेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। खटाखट निकालिए। होमवर्क क्लियर है पॉलिटी का, सिटीजनशिप पूरा पढ़ना है, प्रियम्बल पूरा पढ़ना है, कल क्लास ऑफ रहेगी, और प्लस जो आपका आर्टिकल वाला है ये क्लियर। पहले जोर से बोलो, ये आर्टिकल क्या समझ आया कि नहीं, तो जोर से बोलो, ऐसा नो, ये याद रहेगा, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट निकालिए एटलस, यूरोप खत्म करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 11 बजा नहीं है अभी ना, चलिए निकालिए एटलस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा वो काम।